चलें जी, लेट्स स्टार्ट नाउ। आई होप आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। जी, हम लोग यहाँ पे थे जी मार्केटिंग मार्केटिंग रिसर्च के अंदर मार्केट रिसर्च के अंदर हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर थे। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं मार्केट से। इसके अंदर क्वेश्चनियर है। क्वेश्चनियर यूजुअली जो है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर यूज़ होता है। फिर क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर अनस्ट्रक्चर्ड जो आपके पास इंटरव्यूज हैं और मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे, जिसके अंदर वर्ड एसोसिएशंस होती हैं, विजुअलाइजेशन होती है, लेडरिंग होती है। इस तरह की टेक्निक्स हैं जो क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। फिर टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है हमारे। आप जब कहीं से चेकआउट करते हो किसी मॉल से, तो आप देखते होगे कि आपका डाटा वहाँ पे एंटर हो रहा है। कुछ कैमराज होते हैं, कुछ इस तरह के इक्विपमेंट है, या आप देखते हो हॉस्पिटल्स के अंदर आपको कुछ इक्विपमेंट आपसे बॉडी से अटैच करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे डाटा आपका कलेक्ट किया जाता है। ईसीजी के अंदर भी आप देखते हो डाटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है। तो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं जिनके जरिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर जो सबसे पॉपुलर है वो सर्वे टेक्निक के अंदर वो क्वेश्चनियर्स हैं जिसे हम यूज करते हैं। काइंडली अपने नाम से जो है वो वेटिंग रूम के अंदर आएंगे, तो तब मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा क्लास के अंदर। अच्छा, अब जो क्वेश्चनर है इसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर लिमिट होती है, मल्टीपल चॉइस होते हैं। लिकर्ट स्केल होता है जिसके अंदर स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक स्केल होता है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल होता है क्वेश्चनर के अंदर, जिसके अंदर ऑपोजिट पोल्स के ऊपर आप बात करते हो, ऑपोजिट चीजें आप रेट करते हो। वेरी हॉट, वेरी कोल्ड, इस तरह ऑपोजिट जो है सिमेंटिक डिफरेंशियल के अंदर पोल्स होते हैं मुख्तलिफ। फिर इंपॉर्टेंस के लिहाज से होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट एक चीज आपके लिए है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग के लिहाज से कि कितना प्रोबेबिलिटी आप उस चीज को बाय करोगे, परचेज करोगे उस चीज को। तो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चनियर के अंदर होते हैं, जिनको हम यूज करते हैं रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के तौर के ऊपर। क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर जैसे आपको मैंने बताया कि मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसमें ये वर्ड एसोसिएशन हैं, विजुअलाइजेशन है, प्रोजेक्ट टेक्निक्स है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, लेडरिंग है। वर्ड एसोसिएशन के अंदर सब्जेक्ट जो होता है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे होते हैं उसको कोई ऐड दिया जाता है, कोई स्टिमुलस दिखाया जाता है, कोई चीज बताई जाती है, और फिर उससे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ड उसके जहन में आता है सबसे पहले। जिस तरह अगर कोई भी ऐड आपको दिखाया जाता है या सुनाया जाता है, जिस तरह जरा सा लक्स, तो कौन सा वर्ड है, कौन सी चीज है जो आप इससे एसोसिएट करते हैं फौरन। तो वो कुछ भी हो सकता है इसके साथ। अच्छा, उसके बाद काइंडली जो वेटिंग रूम के अंदर बीएसएमएस के नाम से आ रहे हैं, अपने ओरिजिनल नाम के साथ आएंगे तो क्लास के अंदर मैं एंटर होने दूंगा। प्लीज अपने नाम से जो है वो क्लास के अंदर आए। अच्छा, उसके बाद विजुअलाइजेशन टेक्निक है। विजुअलाइजेशन टेक्निक जो है इसमें यूजुअली लोगों को मुख्तलिफ पिक्चर्स दी जाती हैं, ड्राइंग्स दी जाती हैं मुख्तलिफ मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, ऑनलाइन सोर्सेज से, और उनको फिर कहा जाता है कि इससे जो है अपना कोलैज बनाएं, एक तस्वीरों का और ड्राइंग का, जिससे अपनी परसेप्शन जो है वो डिपिक्ट करते हैं हमें। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर जो है वो आपको इनकम्प्लीट स्टिमुलस दिया जाता है। वो विजुअल भी हो सकता है, वो सेंटेंस की फॉर्म में भी हो सकता है कि आपको आधा सेंटेंस लिखा हुआ दिया, आपने उसको फिर कंप्लीट करना होता है। वेग स्टिमुलस होता है, एम्बिगुअस होता है। आप उसको, तस्वीर ऐसी होगी जो आपको खुद अपने प्रोजेक्ट करना होता है कि आपको उससे क्या समझ आया। अगर 4 लोग हैं सैंपल के अंदर, 4 लोग हैं जिनको ये प्रोजेक्टिव टेक्निक से एक्सपोज किया जा रहा है, तो चारों को शायद मुख्तलिफ चीज नजर आ रही है और चारों अपनी परसेप्शन के लिहाज से जो है प्रोजेक्ट करेंगे कि उनको क्या चीज नजर आ रही है। फिर लैडरिंग एक टेक्निक है क्वालिटेटिव टेक्निक के अंदर। लैडरिंग के अंदर यूजुअली आप डिग आउट करते हो, पहले आप कोशिश करते हो कि जो सब्जेक्ट है उससे पूछो कि क्या बेनिफिट वो उससे लेना चाह रहे है उस चीज से, या उसके एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स के लिहाज से उसको क्या बेनिफिट है। फिर जब एट्रीब्यूट से आप उसको देख लेते हो, फिर आप डिग आउट करते हो मोर से, लैडर आप चढ़ते हो ऊपर, और आप फिर उससे फंक्शनल बेनिफिट्स पूछते हो, और फिर फंक्शनल से उसको इमोशन से जो बेनिफिट है उसको, जो उसको जनरल बेनिफिट है, आप वो उससे पूछते हो। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी से पूछते हो कि आपने आपको कौन सा बेनिफिट चाहिए कार के अंदर,
तो आप मिलियनर हो या कोई बिजनेस टाइकून हो तो आप कहते हो कि शायद मैंने कन्वर्टेबल कार लेनी है। अब कन्वर्टेबल कार, जो कन्वर्टेबल है, ये एट्रीब्यूट है जो आपको चाहिए अपनी प्रोडक्ट के अंदर। तो ये फिर आप उसके बाद उससे पूछोगे कि कन्वर्टेबल क्यों चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि कन्वर्टेबल शायद इसलिए चाहिए कि उससे फील, जो उसका फंक्शन है वो आपको ईज प्रोवाइड करता है, आप फ्रेश फील करते हो, एयर आपको फील होती है, आपको अच्छा लगता है। और फिर आप उसके बाद उसकी इमोशनल अटैचमेंट पूछते हो, तो शायद वो उसके बारे में कहे कि मुझे यंग फील करना है, मुझे अच्छा फील करना है, इसलिए मैं ये चीज चाह रहा होता हूँ। या कोई आप कहते हो कि आपने कोई सॉफ्ट ड्रिंक ली है, आप जो है वो सैंपल से पूछोगे या अपने जो सब्जेक्ट है उससे पूछोगे कि आपने लेट से पाकोला आपने जो है वो क्यों लेनी है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, इसका एट्रीब्यूट क्या है पाकोला का। तो शायद वो आपको कहते हैं जी पाकोला का सबसे अच्छा एट्रीब्यूट ये कि ये पाकिस्तानी ब्रांड है और फजी ड्रिंक है। और फिर आप पूछते हैं जी इसका आपको बेनिफिट क्या है, तो आप इसका कह सकते हैं जी ये डाइजेशन के अंदर मुझे हेल्प करता है, या इसका टेस्ट अच्छा लगता है, या कोई स्पाइसेस खाने के बाद ये अच्छा लगता है इसको पीना, आप फील फ्रेश फील करते हैं, आपकी थर्स्ट खत्म होती है, कोई भी फंक्शनल बेनिफिट आप उसका बता सकते हैं। और फिर आप उससे पूछते हैं जी कि ये यही क्यों, पाकोला ही क्यों, तो वो आप शायद आगे आके बताया कि आपको क्योंकि ये पाकिस्तानी ब्रांड है और मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे अच्छा लगता है, ऐसे एसोसिएशन फील होती है कि मेरा अपना प्रोडक्ट है, घर का प्रोडक्ट है हमारे। तो ये आप डिग आउट करते हो लैडरिंग के अंदर, स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो लैडर के ऊपर चढ़ते हो, जिसके अंदर आप शुरू करते हो एट्रीब्यूट से चीज के, फिर आप मूव करते हो फंक्शन, और फिर उसकी इमोशंस के ऊपर या अफेक्शन, जिसकी अफेक्शन की स्टेट है उसके ऊपर आप जाते हो। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर कौन से डूज और डोंट्स हैं? इंश्योर क्वेश्चंस आर फ्री ऑफ बाइस। क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई एक खास किस्म की रिसर्च कर रहे हैं और आप पूछना ये चाह रहे हैं कि आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, और आप कहें कि मुझे तो ये ब्रांड पसंद है, रिसर्चर ने सवाल लिखा हुआ हो कि मुझे तो ये ब्रांड पसंद है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, तो इसमें आपको लीड करने, इसमें क्वेश्चन लीडिंग का भी एक आता है, लीड करना क्वेश्चन भी आपका बाइस के अंदर आता है, और एक इसके अंदर बाइसनेस मौजूद है जो आपका रिसर्चर है उसकी। क्वेश्चन के अंदर किसी भी तरह की बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, न्यूट्रल क्वेश्चंस होने चाहिए। क्वेश्चन जो है वो सिंपल होने चाहिए, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत जनरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम क्वालिटेटिव के अंदर कह रहे थे कि आप पूछ लें कि आप पकोला से ऐसा क्यों फील करते हैं। इसके अंदर आप स्पेसिफिक, क्योंकि जो क्वेश्चनर होता है ये आइटम्स के बेस के ऊपर बना होता है, और आइटम्स जो है ये हमने की होती है ऑपरेशनलाइजेशन। हम कॉन्सेप्ट्स की ऑपरेशनलाइजेशन करते हैं, जिसकी बेस पे हमने ये आइटम्स डिवाइस किए होते हैं, बनाए होते हैं। जैसे अब आप ये नहीं कहेंगे कि आप डायरेक्टली जो है वो इस तरह नहीं पूछेगा कभी भी रिसर्चर कि आप होंडा से प्यार करते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। जो लॉयल्टी है, परफॉर्मेंस है, लव है, ये एब्स्ट्रैक्ट नोशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको ऑपरेशनलाइज करना पड़ता है। ऑपरेशनलाइज करने के मुराद ये है कि जब भी आपको गाड़ी लेनी होती है तो आप होंडा देखते हैं, आपको पसंद आती है, या जब भी आप होंडा देखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, आप दोस्तों को भी होंडा रिकमेंड करते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, हम उसको ऑपरेशनलाइज कर लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो इसलिए जो क्वेश्चन है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि क्या आया आप होंडा पसंद करते हैं, इस तरह नहीं होता। उसको स्पेसिफिक किया जाता है, स्पेसिफिक आइटम्स के अंदर पूछते हैं हम, 3-4 आइटम्स में 3-4 सवालों में ये बात पूछते हैं। आपने jargons यूज नहीं करने। अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि ट्रिपल हेलिक्स की इंपॉर्टेंस आपके ख्याल में कितनी है पाकिस्तान के अंदर, अब आपको पता ही नहीं ट्रिपल हेलिक्स है क्या चीज, या आपसे कोई पूछे कि क्वाड्रुपल हेलिक्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, तो क्वाड्रुपल हेलिक्स की क्यों कितनी इंपॉर्टेंस है जी? तारिक साहब क्लास के अंदर है? तारिक जी, तारिक। यस सर। क्वाड्रुपल हेलिक्स की इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर? कितनी इंपॉर्टेंस? सर इतना आइडिया नहीं है, क्या होता है क्वाड्रुपल हेलिक्स? नहीं पता सर। ट्रिपल हेलिक्स और क्वाड्रुपल हेलिक्स जो है ये लिंकेजेस हैं। ट्रिपल हेलिक्स होता है गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज। क्वाड्रुपल हेलिक्स इसी की एक्सटेंशन है, जिसके अंदर गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एकेडेमिया और सिविल सोसाइटी, इसको क्वाड्रुपल हेलिक्स बोलते हैं।
तो जब आप किसी से इस तरह पूछेंगे तो शायद उसको समझना है, जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो तो उन जार्गन्स को जानते होंगे, लेकिन आम इंसान अपनी फील्ड के अलावा नहीं चीजों को पता होता। तो आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर पूछने, जार्गन्स जो है वो यूज नहीं करने। आप उनसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो लिंकेजेस है ये जरूरी है या नहीं, या किस स्केल के ऊपर जरूरी है। फिर सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स अपने यूज नहीं करने आपने। उससे मुराद भी यही है कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर चीजें पूछनी है। आपने एम्बिगुअस वर्ड्स या एम्बिगुअस क्वेश्चंस नहीं पूछने आपने, कि आपको बिरयानी पसंद है गरम। अब इसके अंदर बिरयानी पसंद है गरम से मुराद ये है कि आपको बिरयानी भी पसंद है, आप पूछना चाह रहे हो, या गरम पूछना चाह रहे हो। तो एम्बिगुअस क्वेश्चंस या वर्ड्स जो है वो अपने यूज नहीं करने अपने रिसर्च के अंदर। फिर अवॉइड नेगेटिव्स, अपने नेगेटिव कि मुझे ये बिरयानी गरम नहीं पसंद, आपने इस तरह नहीं पूछना। आपने पॉजिटिव के अंदर पूछना है। हाइपोथेटिकल्स, अपने हाइपोथेसाइज नहीं करनी चीजें कि स्टूडेंट इस बेस के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता होगा, तो आपने हाइपोथेसाइज भी नहीं करनी चीजें। वर्ड ऐसे भी यूज नहीं करने आपने जो सुनने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हो। आप कहते कुछ हो और लोगों को समझ कुछ और आए, ऐसे वर्ड्स भी आपने यूज नहीं करने, या ऐसी फ्रेजेस भी आपने यूज नहीं करनी, या ऐसे क्वेश्चंस भी आपने यूज नहीं करने। फिर आपने रिस्पांस ब्रांड भी जो है वो आपने देखना है कि आप जो रिस्पांस ले रहे हो, रिस्पांस बैंड आपने देखना है कि किस बैंड के ऊपर जो है वो आप रिस्पांस ले रहे हो। जिससे मैंने आपको बताया कि सिमेंटिक होता है, एंकर्स मुख्तलिफ होते हैं, बैंड मुख्तलिफ होते हैं। एक सिमेंटिक डिफरेंशियल होता है, कुछ बायपोलर होते हैं, कुछ बाइंग बिहेवियर के लिहाज से होते हैं, आगे हम आगे देखेंगे बहुत सारे। तो मुख्तलिफ एंकर्स और बैंड होते हैं, आपने देखना है। 7 पॉइंट बैंड है, 7 पॉइंट एंकर्स हैं, 5 पॉइंट है, 9 पॉइंट है। जो 5 पॉइंट हैं ये एक जनरल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए ठीक होते हैं। 7 पॉइंट जो है ये कंज्यूमर बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए और बेहतर होते हैं। ये और डिटेल से सिर्फ स्ट्रांगली एग्री एग्री और न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि टू सम वट इसके अंदर एक एक इसमें लेवल और आ जाता है इसके अंदर। तो थोड़ा सा हम और एक्यूरेटली इसमें जो है वो बिहेवियर डिटरमिन कर सकते हैं। 9th जो लेवल का बैंड है वो और बेहतर इसमें आप कर सकते हो। फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होनी चाहिए। आपने कोई भी चीज छोड़ी ना हो। अगर आप लव को ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं, लेट्स से, या लॉयल्टी को कर रहे हैं, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो सारे आइटम्स उसके अंदर होने चाहिए इंक्लूड आपके क्वेश्चनियर के अंदर, जो उस कॉन्सेप्ट को एक्यूरेटली डिपिक्ट कर सकें। और ये आपको मैं बता दूं कि अगर लॉयल्टी है, लेट से हायर एजुकेशन में आप लॉयल्टी देख रहे हो तो शायद उसका स्केल डिफरेंट हो। अगर आप लॉयल्टी इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्मेंस देख रहे हो तो शायद उसका स्केल डिफरेंट हो। शायद आप लॉयल्टी कंज्यूमर की देख रहे हो तो उसका स्केल डिफरेंट हो। सेल्स एजेंट की देख रहे हो लॉयल्टी, तो शायद थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस का कुछ फर्क आता हो, या एक दो चीजों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो वो हमने अडेप्ट या अडॉप्ट करनी होती है क्वेश्चन के अंदर चीजें। लेकिन जो चीजें सेल्स एजेंट की आप मोटिवेशन या लॉयल्टी देख रहे हो उसके अंदर जितनी चीजें आती हैं, जितने आइटम्स आते हैं, जितने डायमेंशंस हैं, वो आपने सारी कवर करनी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज होनी चाहिए, आपने वो करना है। अच्छा, अलाउ फॉर अदर इन फिक्स रिस्पांस क्वेश्चन। आप अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा भी आंसर इसका हो सकता है तो अदर का ऑप्शन दें, पता नहीं के अलावा, जिसमें लोग कुछ और भी कर सकते हैं। आप अगर एक सैलरी पूछ रहे हैं या कुछ और पूछ रहे हैं जिसमें आपने 4 कैटेगरीज तो आइडेंटिफाई की हुई हैं, उसके लिए अलावा जो है वो अदर का ऑप्शन भी उसके अंदर दें तो बेहतर है अपने क्वेश्चनियर के अंदर। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन जी डायकोटोमस क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि 2 ऑप्शन हैं। बाइनरी क्वेश्चन, बाइनरी रिस्पांस आप दे सकते हो, या यस है या नो है। इन अरेंजिंग दिस ट्रिप डिड यू कॉन्टेक्ट अमेरिकन लाइंस। ये डायकोटोमस क्वेश्चन है, इसके अंदर हाँ है या ना है। इसका रिस्पांस जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर होता है। यूजुअली कुछ हम रिसर्च के अंदर बोलते हैं डमी वेरिएबल्स, वो भी बाइनरी फॉर्म के अंदर होते हैं। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से वाकिफ होगा क्योंकि आप वो करते रहते हैं यूजुअली। इसमें आपने जो है वो एक ऑप्शन, जो मुख्तलिफ चॉइसेस आपको गिवन होती हैं, आपने ऑप्ट करनी होती है। विद होम आर यू ट्रेवलिंग ऑन दिस ट्रिप। नो वन, स्पाउस, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ओनली, बिजनेस एसोसिएट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एंड ऑर्गेनाइज्ड टू अ ग्रुप। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें आपने कोई एक ऑप्ट करना होता है इनके अंदर। जिस तरह आपसे अगर एजुकेशन का पूछा जाए कि आपकी एजुकेशन क्या है, और उसमें फिर गिवन हो बिलो मैट्रिकुलेशन या एसएससी, या बिलो एचएसएससी, या बिलो ग्रेजुएशन, या बिलो मास्टर्स, या अबव मास्टर्स, तो वो आपने देखना है और फिर कैटेगरी को अपने ऑप्ट करना होता है उसके अंदर।
ये लिकर्ट स्केल है जो यूजुअली इसके एंकर्स 5 होते हैं, 5 एंकर्स जिसमें स्ट्रांगली डिसएग्री, नीदर एग्री नॉट डिसएग्री या न्यूट्रल इसको बोलते हैं, फिर एग्री और स्ट्रांगली एग्री है। इसमें इंडिकेट योर लेवल ऑफ एग्रीमेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्मॉल एयरलाइंस जनरली गिव बेटर सर्विस देन लार्ज वंस। तो इसके अंदर आपके पास अब ऑप्शन है, आप किस हद तक आप एग्री करते हो स्टेटमेंट से। तो लिकर्ट स्केल जो है ये यूजुअली लेवल ऑफ एग्रीमेंट जो है इसको डिपिक्ट करता है, और इसको हम 5 एंकर स्केल से रिप्रेजेंट करते हैं, लिकर्ट स्केल इसको बोलते हैं। और यूजुअली इसके एंकर्स ये होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, स्ट्रांगली एग्री से डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक। इसके बाद ये मैं जिस सबको पहले बता रहा था कि ये अब आपके सामने जो है ये सिमेंटिक डिफरेंशियल आ गया है। इसके अंदर जो है वो एंटोनिम्स होते हैं, ऑपोजिट एंकर्स होते हैं, या बायपोलर जो इसके एंड्स होते हैं वो सिमेंटिक होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। अब जिस तरह एक के अंदर लार्ज है और दूसरा स्मॉल है, एक्सपीरियंस्ड है, इनएक्सपीरियंस्ड है, मॉडर्न है, ओल्ड फैशनड है। तो इसमें आपने कोई एक ऑप्ट करना है, या लार्ज करोगे या स्मॉल करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, इनएक्सपीरियंस करोगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। यूजुअली सिमेंटिक डिफरेंशियल के अंदर भी आगे काइंड्स हैं, पर आप ये याद रखें कि ये बायपोलर होता है, और दोनों जो पोल्स हैं वो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, और अमूमन ऑपोजिट ऑप्शंस दी जाती हैं, सिमिलर ऑप्शंस नहीं होती। लार्ज और ह्यूज नहीं होगा, लार्ज और स्मॉल होगा, एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड होगा। अच्छा, फिर ये इंपॉर्टेंस स्केल है कि क्या किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंट, जिस तरह मैं पहले पूछ रहा था कि ट्रिपल हेलिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, या गवर्नमेंट इंडस्ट्री एकेडमिया के लिंकेजेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसमें भी जिस तरह आप देख रहे हो, एयरलाइन फूड सर्विसेज डैश टू मी। अब ये इंपॉर्टेंस स्केल है, इसके अंदर इंपॉर्टेंस आप डिटरमिन करते हो कि कितनी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट से लेके नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट तक है। ये भी यूजुअली जो है 5 पॉइंट स्केल होता है, लेकिन इसके अंदर आप देखोगे कि न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। जिस तरह लिकर्ट स्केल है उसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट होता है, आप जीरो कर सकते हो उसको। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर समवन इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट है, और फिर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट है। तो ये 0 से 5 पे जा रहा है। जो आप लिकर्ट स्केल देख रहे थे उसके अंदर 0 पॉजिटिव 1 2 और 0 नेगेटिव 1 2 होता है, यानी कि पता नहीं या न्यूट्रल मिडिल पॉइंट होता है, और उसके बाद पॉजिटिव 2 ऑप्शन और 2 नेगेटिव होते हैं। ये सारे पॉजिटिव हैं या फिर नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट के ऊपर है। अच्छा, फिर आप देख रहे हो इसमें रेटिंग स्केल है आपका। इसमें आप रेट करते हो चीजों को, अमूमन आप ये फिल करते हो रेस्टोरेंट के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर आप जाते हो, वहां पे आप सर्विसेज कंज्यूम करते हो, आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है कि रेटिंग स्केल क्या है। अमेरिकन एयरलाइंस फूड सर्विसेज एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर। तो ये भी जो है ये लीनियर फॉर्म में जा रहा है। इसके अंदर भी जो सेंटर पॉइंट है वो न्यूट्रल नहीं है, ये 0 से शुरू होता है और 5 पे जाता है। 0 समझ लें पुअर, 1 फेयर, गुड, 3 वेरी गुड, 4 और एक्सीलेंट 5। अच्छा, जो मैं 0 से 5 बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, फेयर और पुअर, इसके बैक एंड पे इसको हमने कोड किया होता है, इसको कोडिंग की होती है। तो जब हम इसको कोडिंग करते हैं तो इस स्केल के अंदर मैं 1 2 3 4 5, 1 फॉर पुअर, 2 फॉर फेयर, 3 फॉर गुड, 4 फॉर वेरी गुड और 5 फॉर एक्सीलेंट। तो जब आप ऑप्ट करते हो तो मैं जहां पे इसको एनालाइज करता हूँ जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पे मैं ये नहीं करता कि एक्सीलेंट कितने लोगों ने लिखा था, वेरी गुड कितने लोगों ने लिखा था, मैंने इसको कोड किया होता है। अगर किसी ने एक्सीलेंट चूज किया तो मैं 5 एंटर करूंगा उसके अंदर, डाटा एंटर करते हुए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, और वो समझ जाएगा कि ये 5 जो है हमने इसको लिंक किया होता है एक्सीलेंट के साथ। तो वो समझ जाएगा 5 का मतलब एक्सीलेंट है, 4 का मतलब वेरी गुड है, 3 का मतलब गुड है, 2 का मतलब फेयर है, 1 का मतलब पुअर है। और फिर वो रिजल्ट्स भी इसी फॉर्म के अंदर लेके आता है। लेट से ज्यादातर लोगों ने फेयर का आंसर दिया कि फेयर था, तो वो देगा ज्यादा जो स्क्यूड है रिजल्ट्स वो 2 की तरफ है। और 2 से शायद वो सॉफ्टवेयर एडवांस हो तो वो खुद ही बता देगा कि 2 जो है वो आपने लिंक किया हुआ फेयर से, तो इट मींस कि 2 जो है फेयर लोग समझते हैं ज्यादातर आपकी सर्विस को, तो रेट करते हैं, फेयर रेट करते हैं आपकी सर्विस को। तो इसलिए जो मैं 1 से 4 बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ। जब लिकर्ट स्केल था हमने जो पहले देखा उसमें 0 होता है मिडिल पॉइंट और 1, लेकिन उसको भी हम 1 से 5 तक कर सकते हैं। हम उसमें जो न्यूट्रल है उसको 3 आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर हम क्या करते हैं यूजुअली। फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग है, ये इंटेंशन टू बाय स्केल है। इसके अंदर आप देख रहे हो
How likely are you to purchase tickets on American Airline if in flight internet access were available? अगर इंटरनेट की एक्सेस जो है वो आपको दी जाए इन फ्लाइट, तो क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप परचेज करोगे टिकट? तो अब इसके अंदर देखो, आप डेफिनेटली बाय है एक एंकर, फिर प्रोबेबली बाय है, इन सबको हम एंकर्स बोलते हैं। नॉट श्योर है, फिर प्रोबेबली नॉट बाय है, फिर डेफिनेटली नॉट बाय है। इट इज सिमिलर टू द लिकर्ट स्केल। इसमें सेंटर पॉइंट नॉट श्योर है जो सेंटर में है, उसके बाद फिर ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, नीचे नेगेटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, इसमें हम कई बारी रिवर्स कोडिंग भी करते हैं। रिवर्स कोडिंग से मुराद ये है कि हमें पता होता है, हमने ऊपर पूछा था कि मुझे ब्रांड ए पसंद है या मुझे होंडा पसंद है। ये जब भी मैं होंडा की गाड़ी देखता हूं तो मुझे अच्छी लगती है, और आप नीचे कहीं जाके 50 या 20-30 साल के बाद दोबारा पूछेंगे कि मैं जब होंडा की गाड़ी देखता हूं तो मुझे बुरा महसूस होता है। तो ये रिवर्स कोडिंग होती है, उसके अंदर चेक करते कि आपने खाली क्वेश्चन ऐसे तो फिल नहीं कर दिए बगैर देखे, तो वो चेक करने के लिए हम रिवर्स कोडिंग भी यूज करते हैं। अच्छा, ये अब आप देख रहे हो कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस? अब ये क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर के अंदर आता है, हिस्सा आता है क्वालिटेटिव के अंदर जो आता है, ये वो हिस्सा है। इसमें आप कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है, आप खुद से कुछ भी फिल करोगे वो इसके अंदर आएगा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन भी इसको बोलते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस? इसमें चीजें स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ना आपने आइडेंटिफाई किया है कि आपने क्या पूछना है। अच्छा, ये वर्ड एसोसिएशन आ गई है। हमने डिस्कस किया था कि ये क्वालिटेटिव के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। अब आप देखोगे कि क्वेश्चनर के अंदर कुछ क्वालिटेटिव चीजें भी पूछी जाती हैं। दो अगर 90 से 95% चीजें जो हैं वो क्वांटिटेटिव ही होती हैं, बट कुछ चीजें क्वालिटेटिव भी पूछ सकते हैं आप बीच में। अच्छा, अब व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द फॉलोइंग? हमने देखा, अब एयरलाइन देखते हो, आपके जहन में क्या आता है? पीआईए आता है आपके जहन में, आता है आपके जहन में इत्तेहाद आता है, आपके जहन में कुछ और आता है। तो ये अमेरिकन आपके जहन में क्या आता है? आप वो लिखते हो। ट्रैवल, जो चीज पहले आपके जहन के अंदर आती है आपने वो चीज यहाँ पे लिखनी होती है। इन सब को एनालाइज करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, फिर क्वेश्चन टाइप से अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि कुछ लोग समझते हो शायद कि पूरे जो आपका पूरा क्वेश्चनियर है, सुमैया आपको समझ आई ये क्वेश्चनियर क्या होता है? सुमैया आपको समझ आई है कि क्वेश्चनियर क्या होता है? यस सर, समझ आई है। अच्छा सुमैया, क्वेश्चनियर के अंदर क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सर, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। लेट्स से कि मैं 2-3 चीजें पूछना चाह रहा हूँ किसी से, मैं परफॉर्मेंस के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, और हम यूं कर लेते कि मोटिवेशन का फर्क क्या पड़ता है परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि मोटिवेशन, तो एक कुछ सवाल मोटिवेशन से रिलेटेड होंगे, कुछ सवाल जो है वो आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड होंगे। ये तो हो गया। अब क्या किंजा, इशफाक, किंजा आप 2 आईडी से क्लास के अंदर हैं, कौन सी आईडी आप यूज कर रहे हो? जी सर, मैं वो एक्चुअली लैपटॉप का माइक इशू है तो मैं सेल फोन से जो है वो लेक्चर ले रही हूँ, दूसरे तो आईडी भी इसको आप ही की है? स्क्रीनशॉट जी सर वही है सेम। ठीक है, ठीक है, दूसरी आईडी भी आप ही की है तो उससे बना ठीक है, अदरवाइज उसको मैं बाहर क्लास कर देते हैं हम लोग। शाइस्ता भी क्लास के अंदर है? शाइस्ता इमरान जी, शाइस्ता। यस सर। शाइस्ता, जो परफॉर्मेंस की भी क्वेश्चंस हैं और जो यस सर। मोटिवेशन के क्वेश्चंस हैं, ये अगर लेट से परफॉर्मेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो 5 एंकर्स हैं, उनके 5 एंकर्स आप समझ रही हैं? सर 5 उसके जो ऑप्शंस होंगे। एंकर्स, एंकर्स, एक क्वेश्चन के एंकर जिसपे आपने रिस्पॉन्स करना है। एंकर से मुराद, जैसे मैंने पहले बताया था, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी थे कि ये आपके सामने एंकर्स है। सामने डेफिनेटली बाय एक एंकर है, प्रोबेबली बाय दूसरा एंकर है, नॉट श्योर तीसरा एंकर है। ये 5 एंकर्स है। यस सर। ये 5 एंकर का एक स्केल है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी सर बताया, इनको ऑप्शंस नहीं कहेंगे हम, नहीं, ये मतलब अपनी आम कैजुअल आम जुबान में लैंग्वेज में। कहेंगे, लेकिन अब आपने इसको, ये एंकर्स हैं स्केल के। ओके सर। ये एंकर्स हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि 5 एंकर से कुछ चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको 7 एंकर का स्केल अच्छा अवेलुएट कर सकता है। उसमें एक ऑप्शन और आ जाती है,
टू सम व्हाट यू लाइक, और कुछ फिर 9 एंकर स्केल भी होता है जिसके अंदर 9 एंकर्स होते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके ख्याल में अगर परफॉर्मेंस के 5 एंकर्स का स्केल है तो फिर मोटिवेशन का यस कितने सर। एंकर्स का स्केल होगा? सर 5 का ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मोटिवेशन का 9 का स्केल हो और कोई और अगर आइटम है बीच में, लेट से लॉयल्टी है, तो उसका जो है वो 7 का हो, और जो आखिरी हमारे पास है परफॉर्मेंस उसका 9 का हो। ऐसा आपका क्या ख्याल है, ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना सर चाहिए? एक होना चाहिए हो तो सकता है, लेकिन हम एक लेवल पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि एक ही जैसा होना चाहिए। एक होना चाहिए। हो तो सकता है 5 से भी ज्यादा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, सबको ये बताना चाह रहा था कि एक्चुअली जो एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर, वो मीन की बेस पे करते हैं। अब मीन तो आप लोग सारे समझते होंगे या एवरेज समझते होंगे, तो जो Yes, sir. रिजल्ट्स हैं वो एवरेज की बेस के ऊपर आते हैं। तो अगर आप एवरेज 9 वाले की लोगे, 5 वाले की लोगे, 3 वाले की लोगे, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट्स के अंदर। थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट होगा, प्रिसाइज होगा, पर रिजल्ट्स में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हम इनको मुख्तलिफ स्केल के ऊपर एनालाइज कर सकते हैं? यस, हम मुख्तलिफ स्केल्स के ऊपर जो आपके आइटम्स हों, एक के अंदर 5 ऑप्शंस हैं जिसको आप ऑप्शन बोल रहे हो, एक के अंदर एक यस सर। परफॉर्मेंस है, उसके अंदर परफॉर्मेंस के अपने ऑप्शंस हैं जिनको हम डायमेंशंस भी बोलते हैं, आइटम्स भी बोलते हैं और क्वेश्चंस भी बोलते हैं। एक्चुअली आइटम्स बोलते हैं लेकिन आपको वो क्वेश्चंस लगते हैं। अब वो आइटम्स के मैं आपको किस तरह दोबारा बताता हूं कि अगर मोटिवेशन है, मुझे होंडा की गाड़ी मेरा लेने का दिल करता है, ये एक सवाल है, ये एक आइटम है। दूसरा, मेरे जब कोई दोस्त होंडा की गाड़ी लेता है तो मुझे अच्छा लगता है, दूसरा सवाल है, आपको अच्छा लगता है। तीसरा, क्या जब आप होंडा की गाड़ी देखते हो तो आपको अच्छा लगता है? तो ये आपके ये तीनों आइटम हैं। फिर जब इनका रिस्पॉन्स करना है तो वो आपने एंकर से करना होता है। अब वो एंकर है, जब कोई होंडा की गाड़ी आप देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, डेफिनेटली अच्छा लगता है, प्रोबेबली अच्छा लगता है, नॉट श्योर, प्रोबेबली नॉट, डेफिनेटली नॉट। ये 5 स्केल का आइटम है। इसके बाद Yes, दूसरा sir. परफॉर्मेंस का है, वो 7 स्केल का है। अच्छा, आइटम से ज्यादा और कम हो सकते हैं। आइटम से मुराद मेरी, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चंस हैं। लेट से 3 आपके वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल आपका एक है मोटिवेशन, दूसरा है लॉयल्टी, तीसरा है परफॉर्मेंस। हम इन तीनों के बारे में चेक कर रहे हैं कि आपकी लॉयल्टी होंडा से और आपकी मोटिवेशन होंडा लेने की हो तो होंडा, इसको कुछ और रीपरचेज इंटेंशन कर देते हैं हम, जो थर्ड है, या परचेज इंटेंशन कर देते हैं हम परफॉर्मेंस हटा के। तो परचेज करने की इंटेंशन पे उसका कितना फर्क पड़ता है, लॉयल्टी का कितना फर्क पड़ता है परचेज इंटेंशन के ऊपर, और आपका जो उसका मोटिवेशन है उसका कितना फर्क पड़ता है। अब आप ये चेक करने जा रहे हो, तो जो मोटिवेशन है इसके सवाल आम लफ्जों में, क्वेश्चंस आम लफ्जों में, आइटम्स इन एक्चुअल। मोटिवेशन के 3 आइटम्स भी हो सकते हैं, जो इस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आइटम क्या होते हैं, सवाल क्या होते हैं। और लॉयल्टी के 8 आइटम भी हो सकते हैं, और जो परचेज इंटेंशन है उसके 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कम से कम 3 होने चाहिए, वरना बहुत सारे टूल्स उनको एनालाइज नहीं करते। तो ये जो सवालों की पहले बात आ गई, हर चीज को एनालाइज करने के लिए जो हमने ऑपरेशनलाइज किया हुआ है वो कम से कम 3 सवालों से करना है हमने ऑपरेशनलाइज उनको। तो 3 से ज्यादा क्वेश्चन हर एक होने चाहिए। तो इस क्वेश्चनियर के अंदर मिनिमम 9 सवाल होने चाहिए। अगर 3 वेरिएबल हैं और मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम कितने आइटम्स उसके अंदर होने चाहिए क्वेश्चनियर के अंदर, तो आपने बताना है कि 9, क्योंकि 3 से कम आइटम अगर हो, 3 से कम डायमेंशंस हो, तो सॉफ्टवेयर उसको रन नहीं करते। 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, एक ही के 8 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम, क्योंकि 3 वेरिएबल है, तो 3 एक के 3 एक के 3 एक के मिनिमम मिलाओ तो 9 मिनिमम एक क्वेश्चनर के अंदर होने चाहिए। क्या एक के 3 सवाल, एक के 8 सवाल और एक के 5 सवाल हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, क्योंकि हम एवरेज के ऊपर एनालाइज करते हैं चीजों को, मीन के ऊपर रन करते हैं चीजों को। फिर सर एक एंकर्स चीज के, पूछना चाहता हूँ जी 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 सर, अभी आपने कहा कि वो 3 से ज्यादा होने चाहिए, ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है या इट हैज टू बी लाइक इसको होना ही इस तरह चाहिए? देखिए, आपने करना क्यों है, आपने खुद तो एनालाइज करना नहीं है, सॉफ्टवेयर ने करना है। तो जो सर सॉफ्टवेयर हैं वो मिनिमम 3 से कम कोई भी नहीं लेता। बेस्ट होता है ठीक है कि सर। आप 5 से 6 लें। उसकी एक वजह ये होती है
जब हम एनालिसिस करते हैं कोई भी, तो हमें बहुत सारे जी सर। टेस्ट करने होते हैं, डाटा कितना अच्छा सर। है, फेक तो नहीं है, इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं चेक करने के लिए, नॉर्मेलिटी, ठीक है सर। बहुत सारी assumptions है जो फुलफिल करनी होती है, OLS assumptions उसको बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर assumptions होती हैं, फिर आपका डाटा ब्लू होना चाहिए, वो बहुत सारी assumptions हैं, लेकिन बेसिक ठीक है ये सर। कि 3 होनी चाहिए, 3 से कम एक सॉफ्टवेयर रन नहीं करता। अब मैं ये कि कह रहा हूँ कि 3 से ज्यादा फाइन हो तो सर। बेहतर है। वजह ये, जब आप चेक करते हो कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आइटम्स की, मैंने आपको कहा ना कि शायद एक सेल्स के सिनेरियो के अंदर मोटिवेशन का एक आइटम या क्वेश्चन जो है वो वैलिड भी हो, रिलायबल भी हो, लेकिन बिल्कुल। वही जब बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए आ रहा हो या किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा हो या किसी और इंडस्ट्री के अंदर आ रहा हो, तो शायद वो एक सवाल 4-5 में से सूटेबल ना हो, रिलायबल ना हो, वैलिड ना हो, उसकी जगह आप कोई और वहां से उठा के लेते हो जो इंडस्ट्री के अंदर हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि 5 से 6 लें, क्योंकि 1-2 आपके जाया हो जाते हैं जब आप लाजमी नहीं जाया हो, लेकिन एनालिसिस सर। करते हुए आपने अच्छी तरह एनालाइज नहीं किया, आपने ये देखा नहीं, जिससे हमने कहा ना सेकेंडरी रिसर्च, लास्ट में हम पढ़े थे, सेकेंडरी रिसर्च की होती तो आपको पता होता कि इंडस्ट्री के अंदर जब मोटिवेशन देखते हैं जी, तो वो ये 4, सुहेब ने जी इंडस्ट्री में काम किया था तो मोटिवेशन के लिए ये 4 सवाल पूछे थे एक इसी सिनेरियो के अंदर, सिमिलर सिनेरियो के अंदर, जितना सिमिलर हो सकता है। जब किंजा ने किया था इंडस्ट्री के अंदर तो ये 4 किए थे, किसी और ने किया था तो ये 4 सवाल हर जगह कॉमन आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं इंडस्ट्री में काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अब तक जो देखे सेकेंडरी रिसर्च से ही, वो मैं देख रहा हूँ एकेडमिया के अंदर। अब एकेडमिया के अंदर मोटिवेशन के अंदर जो 4 सवाल है, 3 तो मिलते जुलते हैं, एक मुख्तलिफ है, 3 मिलते जुलते हैं, एक मुख्तलिफ है। अगर मैंने सेकेंडरी रिसर्च नहीं की हुई और मैंने वो 4 ले लिए जो एकेडमिया के अंदर थे, तो वो जो एक चौथा सवाल था जो कि वैलिड नहीं था, जो पहले हम क्यों पुराने तजर्बे से बात बता रहे हैं, टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा, जब खुद जाके दूसरों के तजर्बे से नहीं सीखेंगे तो खुद पता लग जाएगा। तो जब आपने देखा नहीं कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा था, आपको लगा ये ठीक है एकेडमिया के, आपने 5 सवाल या 4 सवाल वो एकेडमिया वाले उठा लिए। अब वो 3 या 4 तो मिलते थे इंडस्ट्री के और उनके वो कॉमन थे, 2 जो है वो वहां पे वैलिड नहीं है, रिलायबल नहीं है। तो जब आप टेस्ट करोगे, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिनको हम चेक करते होते हैं रिलायबिलिटी के लिए, वैलिडिटी के लिए। इनमें सिंपल इस तरह के भी टेस्ट होते हैं कि आप खाली एक्सपर्ट से पूछते हो, क्योंकि एक्सपर्ट्स को एक्सपीरियंस वो बता सकते हैं कि ये यहाँ पे काम नहीं करेगी चीज, ये यहाँ पे चीज काम नहीं करेगी, ये सवाल यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये इसे आप कंटेंट वैलिडिटी कहते हो। इसको एक्सपर्ट्स जो है वो वैलिड है या नहीं है वो बताते हैं। फिर मुख्तलिफ टेस्ट भी होते हैं आपके, स्प्लिट टेस्ट है, बहुत सारे मुख्तलिफ टेस्ट हैं, वो आप जब डिटेल से पढ़ोगे आगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि 5, अमूमन 4-5 हो, ताकि 1-2 अगर जाया भी हो जाए तो आपके पास 3 मिनिमम हो, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं मोस्टली ये 3 से कम सवाल को, 3 से कम को एनालाइज नहीं करते। फिर ऑपरेशनलाइज करने की क्या जरूरत थी? अगर लव को मुझे आई एम मोटिवेटेड टू परचेज होंडा, दैट्स इट, खत्म होगी बात, मुझे और चीज पूछने की जरूरत नहीं थी। हमने मोटिवेशन को खोल के पूछना होता है, ऑपरेशनलाइज करना होता है, कि कस्टमर को शायद इतना पता ही नहीं लगे कि क्या पूछना चाह रहे हैं, उसकी बायसनेस भी ना आए और हम उससे पूछ भी ले कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आप इनडायरेक्ट तरीके से प्रोब करने की कोशिश करते हो। और स्पेशली कुछ आइटम्स हैं जो सेंसिटिव होती हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो टैबू होती हैं जिनके बारे में डिस्कशन, तो इसमें ये बड़ा हेल्प आउट करता है आपको। तो सवाल भी मुख्तलिफ हो सकते हैं नंबर्स के अंदर, और जो आपके एंकर्स हैं ये भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक ही मॉडल के अंदर, आपके एक ही रिसर्च के अंदर एक के 4 सवाल हैं, एक के 5 सवाल हैं, एक के 7 सवाल हैं, और फिर एक जो सवाल है जो एंकर्स हैं मोटिवेशन के, वो 7 स्केल मोटिवेशन है, 7 उसमें एंकर्स हैं आपके, जो दूसरा है उसमें 9 एंकर्स हैं। हो सकता है, क्यों हो सकता है भाई, कोई आपसे पूछते तो मैंने आपको बताया कि आप बताएंगे इसलिए सकते हैं कि हम मीन के ऊपर रन कर रहे होते हैं, जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं वो मीन के ऊपर करते हैं, तो डाटा किस तरफ स्क्यूड है वो पता लग जाएगा आपको। क्योंकि हम एवरेज के ऊपर चल रहे होते हैं और मीन के ऊपर चल रहे होते हैं, तो हम इनको ले सकते हैं, इन टेस्ट हम मुख्तलिफ स्केल्स के लेके आप रन कर सकते हो उसके ऊपर। अच्छा, फिर क्वेश्चंस की और टाइप है, कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड हमने देखा था, ये आपके वर्ड एसोसिएशन जिस तरह हमने डिस्कस की, ये सेंटेंस कंप्लीशन है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर भी आता है। इसमें व्हेन आई चूज एन एयरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन माय डिसीजन इज, या जब मैं होंडा की कार देखता हूं तो मुझे क्या फील होता है उसके बारे में, ये क्वालिटेटिव के अंदर आ जाता है। ये इनिशियल फेजेस के ऊपर आप नहीं कर सकते, ये एक्सपर्ट्स हैं
जो इसके ऊपर काम कर चुके होते हैं, क्वालिटेटिव का तजुर्बा जिनको होता है, ये इसके ऊपर वो काम कर सकते हैं। लेकिन एक क्वांटिटेटिव क्वेश्चनियर के अंदर 1, 2, 3 सवाल इस तरह के हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरह से आपको एक ही बात पूछ के बता रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन टाइप्स, अभी टाइम जी जी सर, टाइम लेस देन अ मिनट रह गया है। दोबारा इसी में ज्वाइन करेंगे, राइट सर। ठीक है, दोबारा इसी को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, तो ये आपको, ये भी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर हमने जैसे डिस्कस किया था, आपको इनकम्प्लीट स्टिमुलस दिया जाता है। I flew American a few days ago. I noticed that the exterior and interior of the plane had very bright colors. This aroused in me the following thoughts and feelings. Now complete the story. जी, तो मैं बता रहा था कि स्टोरी कंप्लीशन भी जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आता है। इस पे आपसे पूछा गया कि मैं अमेरिकन फ्लाइट के अंदर या अमेरिकन एयरलाइन के अंदर मैं गया और मैंने वहाँ पे बहुत ब्राइट कलर नोटिस किए, इंटीरियर के अंदर भी, एक्सटीरियर के अंदर भी, और उससे जो है वो थॉट्स और फीलिंग्स जो मेरे अंदर अराउज हुई वो किस तरह की थी। तब आपने स्टोरी में जिस तरह लिखना है आप वैसे इसके अंदर लिख सकते हो। इस तरह की टेक्निक्स जो है वो ISSB के अंदर आप देखते हो यूजुअली यूज की जाती हैं। इवन आजकल रिक्रूटमेंट के लिए बहुत सारी जो अच्छी कंपनीज हैं वो यूज करती हैं। आप अगर नया डेल के अंदर जाके जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वो भी इस तरह की टेक्निक्स जो है वो यूज करते हैं ताकि आपकी एवेल्यूएशन जो है वो कर सकें इस लिहाज से। अच्छा, हमने कहा था कि क्वालिटेटिव कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव हैं, और फिर जो है वो कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिर वो कुछ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं आपके पास जो आप यूज करते हो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। ठीक है सर आ रही है। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं जो हम यूज करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट टू कलेक्ट द डाटा, जिसमें आप सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर देखो तो आप किसी अगर जाते हो मॉल के अंदर और वो आपका डाटा गैदर करते हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है जो आपका डाटा गैदर करती है। आप फेसबुक को देखते हो, आप वहाँ पे लाइक्स डिसलाइक्स देते हो, वो भी बिग डाटा की फॉर्म में आपका बहुत बड़ा डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। आज हम उसके ऊपर वीडियोस भी मैंने रखी हुई है देखने के लिए कि आपको पता लगेगा कि वो ये जो डाटा आपसे कलेक्ट करते हैं इसका करते क्या है। आपको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या इसके पीछे कुछ और पर्पस भी होता है। जो जोंग वाले या टेलीकॉम सेक्टर वाले आपके जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको वो क्या करते हैं, आपके नंबर्स भी उनके लिए डाटा है। आपने कितना लोड कराया या किस तरह की चीज कंज्यूम की, ये डाटा है आपका उनके पास। इन डिवाइसेस की वजह से ही आप देखते हो कि जब आप जाते हो या जो आपको उबर के ऊपर या शेयर्ड जो इकोनॉमीज हैं जिस तरह उबर है, करीम है, आपको जो कूपन्स मिलते हैं या मुख्तलिफ आपको प्रमोशंस मिलती हैं, वो आपके डाटा की बेस पे मिलती हैं कि आपका यूजेज क्या है, आप किस तरह यूज कर रहे हो, किस तरह यूज नहीं कर रहे हो। अच्छा, कुछ डिवाइसेस जो हैं उनका यहाँ पर जिक्र जिस तरह किया हुआ है। अब गैल्वानोमीटर है, ये आपका मेजर करता है इंटरेस्ट को भी और इमोशन को भी। जब वो अराउज होते हैं किसी स्पेसिफिक पिक्चर को या स्टिमुलाई को देख के, आपको जब आप किसी पिक्चर को या किसी चीज को आप प्रोसेस करते हो तो जो इंटरेस्ट और इमोशंस आपके अराउज होते हैं वो गैल्वानोमीटर से चेक की जाते हैं। फिर आपके टेक्स्टोस्कोप है आपके पास, इसमें भी आपको एक एड दिखाया जाता है। आपको जब आपको एड से एक्सपोज करते हैं तो उसकी रेंज जो उस एड की होती है वो कई बार सेकंड्स के अंदर होती है और कई बार वो मिनट्स के अंदर होता है। और जब भी आपको एक्सपोज किया जाता है उस एड से और उस एड के साथ, तो उसके बाद देखा जाता है कि आप रिस्पोंडेंट जो है वो उसको जो उसने देखा है उसको रिकॉल कर सकता है या नहीं रिकॉल कर सकता, उसने क्या चीज नोट की है, क्या चीज नोट नहीं की। आपने बहुत सारे इक्विपमेंट देखे होंगे जब आपके देखोगे दिमाग के साथ लगे हुए होते हैं। इसके ऊपर पूरा जो साइकोलॉजिस्ट थे और पूरी स्टडी है इसके ऊपर, फ्रेनोलॉजी इसको बोलते हैं। फ्रेनोलॉजी एक पूरी स्टडी है जो शुरू के साइकोलॉजिस्ट थे इसको मानते थे कि आपके दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मुख्तलिफ चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दिमाग का एक खास हिस्सा है जो हंसी के लिए, एक खास हिस्सा है परेशानी के लिए, एक खास हिस्सा है कामयाबी के लिए। तो मुख्तलिफ दिमाग के हिस्से जो है वो मुख्तलिफ काम करते हैं। आज नहीं, सदियों पहले जो है ना, बहुत सालों पहले जिस जमाने में लोग दिमाग के अंदर सुराख किया करते थे, जिसको ट्रिफोनोलॉजी बोलते हैं आई गेस, उसके अंदर लोग समझते थे कि दिमाग में सुराख करते थे, इक्विपमेंट से ड्रिल करते थे और फ्लूइड निकालते थे और लोग समझते थे जो आपकी स्पिरिट्स हैं वो दिमाग से बाहर निकल गई हैं। साइकोलॉजिस्ट उस जमाने से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर ये फ्रेनोलॉजी आया और फ्रेनोलॉजी का जो पहला जर्नल भी आया अमेरिका के अंदर वो 1800 के अंदर आई गेस आया था, जर्नल ऑफ फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि दिमाग के आपके स्कल के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो मुख्तलिफ इमोशंस के लिए, मुख्तलिफ चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये मेजर करने के लिए आज भी लोग यूज करते हैं। फिर जब आप ये दिमाग के साथ लगाते हो
इस्तेमाल करते हो इनको, तो आप देखते हो कि जब बच्चे प्रोसेस करते हैं एक चीज को तो वो कौन सा हिस्सा यूज कर रहे होते हैं और कौन सा हिस्सा यूज नहीं कर रहे होते। तो ये इन सब के लिए इस तरह के मुख्तलिफ जो डिवाइसेस हैं वो यूज की जाती हैं। इसमें ये भी मानना है कि अगर कुछ चीज याद करनी हो, थ्योरीज के पीछे मेमोरी कंपटीशंस होते हैं दुनिया के अंदर, और जो मेमोरी कंपटीशंस हैं उनके अंदर कुछ टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिससे आप चीजें याद रख सकते हो। और बेस्ट वो होता है जो अपने दिमाग के अंदर आप कुछ ग्राफ बना लेते हो, किसी चीज से किसी चीज को जोड़ लेते हो। शायद आपने कभी यूज किया हो इनफॉर्मली, नॉट नोइंगली, बट ऐसा होता है कि जब आप कुछ याद कर रहे हो, आप किसी चीज को अगर किसी चीज से एसोसिएट कर दो तो वो याद रखना आसान होता है। एक इमेजिन कर लो, जब आप ज्यादा जोर देते हैं इसके अंदर तो आपका दिमाग ज्यादा प्रोसेस करता है, और जब इसको मुख्तलिफ डिवाइसेस से चेक करते हैं तो एक बंदा जो ध्यान नहीं करता, उसका दिमाग उस तरह वहां से प्रोसेस नहीं करता, वहां पे वो इमेजेस शो नहीं होती जो दूसरे के दिमाग के अंदर शो होती है। ईसीजी के अंदर भी आप देखते हो मुख्तलिफ आपके डिवाइसेस अटैच करती हैं जो डाटा कलेक्ट करती हैं आपसे। ये फिर आई कैमरास भी हैं जो देखते हैं कि रिस्पोंडेंट की आई की मूवमेंट कहाँ की हुई, जैसे वो एक्सपोज हो किसी स्टिमुलाई से या एक्सटर्नल किसी फोर्स से या चीज से, किसी एड से, किसी पर्सन से, आई किस तरफ मूव की, कितनी देर मूव की, कितनी देर तक वहां पे स्टे किया, कैसा आई का बिहेवियर था, और जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं आई का उनका कैसा बिहेवियर था। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ जो है आपके पास स्किन सेंसर्स हैं, ब्रेन वेव आपके स्कैनर्स हैं, बॉडी स्कैनर्स हैं जो ये डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर ये ऑडियो मीटर्स हैं, ये ऑडियो मीटर्स आपके पहले टेलीविजन डिवाइसेस के अंदर लगाए जाते थे, अब आप लैपटॉप्स में लगा सकते हो। उसमें चेक होता था कि एक कंज्यूमर जो है एक हाउस होल्ड के अंदर कौन सा चैनल कितनी देर इस्तेमाल हो रहा है, कब उसको आप रोटेट कर रहे हैं, तो ये मॉनिटर करते थे कि कौन सा चैनल देखा जा रहा है, कौन से एड्स पे कितनी देर रुका जा रहा है, कब आप स्विच करते हैं चैनल को। तो ये ऑडियो मीटर से जो इंस्टॉल किए जाते थे टीवीज के अंदर, टेलीविजन के अंदर एक जमाने के अंदर, अभी आप लैपटॉप के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस इस तरह की होंगी जो अटैच कर सकते हो। फिर आपके पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस, जो बड़ा पॉपुलर है। आप देखते हो अब जीपीएस के जरिए जो मार्केटर्स हैं ये हिसाब भी लगा लेते हैं कि लोगों ने चलते चलते या ड्राइव करते हुए दिन के अंदर ही कितने बिलबोर्ड्स देख लिए होंगे, कितने बिलबोर्ड्स या एड से वो एक्सपोज हुए होंगे, वो देख लेते हैं जीपीएस के जरिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बिलबोर्ड्स जो है वो इंस्टॉल हैं, हमारे इतने हैं, कंपेटिटर्स के इतने हैं। तो वो जीपीएस के जरिए मॉनिटर कर लेते हैं कि जब आज ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, खुर्रम ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये किलोमीटर जो डिस्टेंस था ये ट्रैवल किया, तो प्रोबेबली ये इतने बिलबोर्ड से एक्सपोज हुआ होगा, और इतने हमारा जो, तो ये इनसे भी जीपीएस के जरिए भी जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा, फिर सैम्पलिंग प्लान है या सैम्पलिंग यूनिट है, सैम्पलिंग प्लान, सॉरी, सैम्पलिंग प्लान के अंदर आपके सैम्पलिंग यूनिट आता है, सैंपल साइज आता है, सैम्पलिंग प्रोसीजर आता है। सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? वो सैंपल जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो, जिससे आपने सैंपल आपने जो है वो डाटा लेना है, वो यूनिट है आपका। वो आपका एलिमेंट भी इसको बोलते हैं और यूनिट भी बोलते हैं। हु इज टू बी सर्वेड, लेट से आप रिसर्च कर रहे हो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं हाई एजुकेशन के अंदर वो कैसा परफॉर्म करते हैं, तो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है आपका पाकिस्तानी हाई एजुकेशन के अंदर, वो जो एक मेल या फीमेल है वो आपका यूनिट है। अगर आप कहते हो कि बैंक एज एन इंस्टीट्यूट कैसा परफॉर्म करता है पैंडेमिक के अंदर या रिसेशन के अंदर, तो इसमें आपका यूनिट बैंकर्स नहीं है बल्कि बैंक है। इस तरह आपका यूनिट इंडस्ट्री भी हो सकता है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज कैसा परफॉर्म करती है, तो मेरा यूनिट इंडस्ट्री हो जाएगा, मैं पूरी इंडस्ट्री को एज यूनिट ले रहा हूँ। अगर मैं पूछता हूं कि मैनेजर्स जो हैं उनको ज्यादा चीज क्या मोटिवेट करती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि अंदर से उनकी मोटिवेशन आती है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो असद इसमें सैंपलिंग यूनिट कौन होगा? अगर मैं पूछता हूं कि बैंक्स के अंदर मैं मैनेजर से पूछता हूं कि आपको जो मोटिवेट करती है चीज वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, या यूं कर लें कि लॉयल्टी है, लॉयल्टी इंट्रिंसिक होगी, और कंपनसेशन है, कंपनसेशन एक्सट्रिंसिक होगी, तो इसमें सैंपलिंग यूनिट कौन सा है? सर उसमें तो लॉयल्टी होगी ना। सैंपलिंग यूनिट कौन सा है जी अदील? सैंपलिंग यूनिट कौन है इसमें? सर बैंकर्स के अंदर जो बंदे हैं वो सैंपलिंग यूनिट है आपका। मैं दोबारा पूछता हूँ, मैं दोबारा बोलता हूँ स्टेटमेंट, आप एक बार गौर से सुन लें। मैं अपनी रिसर्च के अंदर चेक करने जाता हूँ
कि जो बैंक के अंदर मैनेजर्स हैं वो किस चीज से ज्यादा मोटिवेट होते हैं, सर बैंक मैनेजर्स होंगे सैंपल। इंट्रिंसिक से या एक्सट्रिंसिक से? वेरी गुड। इसमें बैंक मैनेजर्स जो हैं, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कर दी है, तो बैंक मैनेजर्स जो हैं वो इसके अंदर सैंपलिंग यूनिट है। इसके अंदर जो मैनेजर्स के रैंक से नीचे का बंदा है वो इसके अंदर नहीं आएगा। वो अगर असिस्टेंट मैनेजर है वो नहीं आएगा, वो फर्स्ट लाइन मैनेजर है। तो इसमें जो मैनेजरियल स्टाफ है सिर्फ मैं उससे डाटा कलेक्ट करूंगा। तो मेरा सैंपलिंग यूनिट जो है वो ये है। अगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि बच्चे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी बेस के ऊपर मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूं कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ये कब अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब मैंने स्पेसिफिक किया हुआ है कि ये मैं उनके टीचर से पूछूंगा, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के बारे में टीचर्स भी बता सकते हैं कि वो कब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैंने ये नैरो डाउन करना है अपनी रिसर्च के अंदर, ये लिखा हुआ होगा कि मेरा सैंपलिंग यूनिट कौन सा है। इसी चीज के लिए अब एक रिसर्च है, उसमें लेट्स से उसके टाइटल में इस तरह की चीज मेंशन है या इंट्रोडक्शन में चीज मेंशन नहीं है, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि हम जी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कब अच्छा परफॉर्म करते हैं हम ये देखने जा रहे हैं। अब आपके जहन में सवाल होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कब अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये देखने के लिए दो चीजें हैं, या तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देख सकते हैं या जो उनको सुपरवाइज कर रहे हैं आप उनको देख सकते हैं, जो उनको पढ़ा रहे हैं आप उनको पूछ सकते हैं। तो फिर अब जाके देखोगे मेथोडोलॉजी के अंदर वहां लिखा हुआ होगा कि रिस्पोंडेंट कौन था, सैंपलिंग यूनिट कौन था। उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है स्टूडेंट जो है वो सैंपलिंग यूनिट था, हमने डायरेक्टली देखा कि क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म, जिनकी वजह से स्टूडेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो हमने डायरेक्टली स्टूडेंट को एनालाइज किया। ये भी स्टडी एक हो सकती है, पहले लोगों ने ये किया हुआ था लेट्स से, अब मैं नया काम करने जा रहा हूं। मैं कौन से फैक्टर्स हैं, ये जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके सुपरवाइजर्स हैं, ये डिटरमिन करेंगे कि कब अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। देखें मेरी एवेल्युएशन एक मैं भी कर सकता हूं ना कि मैं बच्चों को कैसा पढ़ा रहा हूं, कौन सी चीजें हैं जिससे पढ़ाई बेहतर हो सकती है। एज अ फैकल्टी मेंबर मैं भी इसको फिल कर सकता हूं। और टीचिंग कैसे बेहतर हो सकती है, टीचिंग पेडागोजी कैसे बेहतर हो सकती है, उसको आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। आप भी बता सकते हैं कि अगर सर ये चीज कर देंगे तो सर बेहतर पढ़ा लेंगे, अगर सर ऐसे कर लेंगे तो सर बेहतर पढ़ा लेंगे, अगर हम ऐसा करें तो सर बेहतर पढ़ा सकते हैं, अगर क्लास में इतने स्टूडेंट्स हो तो सर बेहतर पढ़ा सकते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं भी बता सकता हूँ कि हाँ अगर मैं ये चीज कर सकता हूँ तो मैं बेहतर पढ़ा सकता हूँ, अगर बच्चे इस तरह करें तो मैं इस तरह बेहतर पढ़ा सकता हूँ। तो ये दोनों तरफ हो सकता है। एक स्टडी के अंदर आप खाली स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं कैसे परफॉर्म बेहतर करेंगे, एक में आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट कैसे बेहतर परफॉर्म करेगा, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है कोई और रिसर्च अगर हो तो। और फिर क्या हो सकता है कि डीआईडिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप दोनों से पूछ लें। आप रिसर्चर हैं, आप फैक्टर आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि किन फैक्टर्स की बेसिस पे जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है स्टूडेंट, आप सुपरवाइजर से भी पूछ लें। आपका कुछ डाटा जो है वो सुपरवाइजर से आएगा और कुछ जो है वो स्टूडेंट से आएगा। ये ट्राइडिक सैंपलिंग और डायडिक सैंपलिंग भी इसको बोलते हैं, वो खैर हम डिटेल से बाद में देख लेंगे। लेकिन सैंपलिंग यूनिट इसमें टीचर भी है, हो सकता है स्टूडेंट भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। ये रिसर्चर के ऊपर है या रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर है कि वो किसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। लेट से मैं दोनों को करना चाहता हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं करूं, तो मैं फिर एक को कर लूंगा जिसके पास मेरी एक्सेस है, जिसको मिलना आसान है। मैं खुद स्टूडेंट हूं, फैकल्टी से मिलना कंफर्टेबल फील नहीं करता, कन्वीनियंट ही मेरे लिए, तो मैं स्टूडेंट को ले लूंगा। मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपका सैंपलिंग यूनिट प्रॉब्लम को बेस्ट कौन आइडेंटिफाई कर सकता है। मेरे जी सैंपल साइज, अब सैंपल साइज होता है जी कितने लोगों से आपने पूछा। अब जब मैंने कहा कि मैं बैंकर से पूछने जा रहा हूँ, बैंक मैनेजर से पूछने जा रहा हूँ कि मोटिवेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, उनकी मोटिवेशन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक कैसे बेहतर होगी, तो इसमें मेरी पॉपुलेशन क्या है, पाकिस्तान के बैंक्स में जितने मैनेजर्स हैं, पहले मुझे हिसाब करना पड़ेगा कि कितने बैंक्स के अंदर, कितने बैंक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर मुझे कहीं से ढूंढना पड़ेगा, कुछ वेबसाइट्स हैं जो डाटा प्रोवाइड करती हैं, कहीं से ढूंढना पड़ेगा डाटा अवेलेबल है या नहीं है, रिसर्च करनी पड़ेगी, पुरानी स्टडीज में लोगों ने क्या कहा है, कितने बैंक्स के कितने एम्प्लॉयज हैं, उनमें से मैनेजर्स कितने हैं, क्या रेशियो जो मैनेजर्स की है, शायद रेशियो गिवन हो, एग्जैक्ट ना गिवन हो, लिखा हुआ कि 40% स्टाफ जो है वो मैनेजरियल स्टाफ है या 30% स्टाफ जो है वो मैनेजरियल स्टाफ है। अब आप पता करेंगे कितने बैंक्स हैं, सारे बैंक्स के कितने एम्प्लॉयज हैं, उन एम्प्लॉयज वो सारे आपकी, उनमें से जितने मैनेजर्स कितने हैं 30%, आप उसका 30% निकालोगे तो वो आपकी पॉपुलेशन है। फिर आप कहोगे इस बेस के ऊपर मैंने वहां देखा था, यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, और मैंने इससे ये अखज़ किया
कि जो 30% है, ये अगर इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर लें तो लेट से ये 4 लाख या 5 लाख लोग बनते हैं जो मैनेजर है बैंक्स के अंदर मैनेजर है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान मेंशन किया हुआ है, आपने स्पेसिफाई किया हुआ है। इस तरह आप नैरो भी कर सकते हैं, पंजाब के अंदर, पिंडी के अंदर, सिर्फ HBL के अंदर, सिर्फ एल्फा के अंदर, आप रिसर्च पे डिपेंड करता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर 4-5 लाख जो है वो बैंकर आपका पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन वो है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं इंट्रिंसिक करती एक्सट्रिंसिक करती, तो फिर आप कहेंगे जी पाकिस्तान के मैनेजर जो है इनको पैसे आप कंपनसेशन अच्छी दो तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये फिर सारे आप जनरलाइज करोगे उन 5 लाख के 5 लोगों के ऊपर। इसके अंदर उससे कम लोग भी नहीं आते और उससे ज्यादा लोग भी नहीं आते, उससे उस स्कोप के बाहर के लोग भी नहीं आते। तो पॉपुलेशन सारी वो है जो ये 5 लाख लोग हैं। अब 5 लाख लोगों से डाटा ले सकते हो, नहीं ले सकते। सैंपल चाहिए, एक साइज चाहिए सैंपल, आप कुछ लोगे उसकी बेस के ऊपर आप कहोगे 5 लाख है लेट से, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, स्नोबॉल है, टेक्निक्स हैं, तरीके हैं जिससे हम बेहतर सैंपल चूज कर सकते हैं। बेहतर सैंपल से मुराद ये है कि वो सैंपल जो बेहतर रिप्रेजेंट कर सके उन 5 लाख लोगों को। अब सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, फाइंडिंग्स उतनी रोबस्ट होंगी कि उतनी कमजोर होंगी। जी किंजा उतनी अच्छी होंगी जितनी आपका सैंपल बड़ा होगा। क्यों? जितना सैंपल बड़ा होता जाएगा पॉपुलेशन के पास जाता जाएगा। जब ज्यादा लोग आप लेते जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स बेहतर आने शुरू हो जाएंगे, फाइंडिंग्स जो है वो बेहतर आने शुरू हो जाएंगी। जिस तरह आपके रिजल्ट, अगर आपके 10 क्विज़ होने हैं, अगर आपके पास 2 का रिजल्ट आया हुआ है तो आप शायद इन्फर ना कर सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या बनेगा। 5 का आया हुआ है, शायद आप थोड़ा बेहतर जगह पे हो, स्टैंड करते हो कि आप बता सकें। लेट से कि 8 क्विज़ का रिजल्ट आ गया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 20% में से कितने मार्क्स आ जाएंगे, आप अंदाजा करना आपके लिए। तो जितना सैंपल बढ़ता जाता है आपके पास, उतनी आपकी फाइंडिंग्स रोबस्ट होती हैं, उतनी अच्छी होती हैं मिनिमम। अब इसमें भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, मुख्तलिफ क्वालिटेटिव के अंदर जो है, जो क्वालिटेटिव स्टडी जिसमें इंटरव्यूज लेने हैं, उसमें 50-30 इंटरव्यूज, 25 इंटरव्यूज, 50 इंटरव्यूज, मतलब 30 एक अच्छी एवरेज है, 30 से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो क्वांटिटेटिव है, लेट से सर्वे आपने लिया है, तो उसमें कुछ स्टडीज है, मुख्तलिफ फार्मूले हैं, मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर। जब आप आगे एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो उसमें 380, 250 मिनिमम, जी 200 के साथ भी सॉफ्टवेयर जो आपका रन कर सकता है। स्मार्ट PLS है जो 200 रिस्पोंडेंट्स भी हो, सैंपल हो तो रन कर सकता है। पर 384, 400, और ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन क्या है। आप टेक्निक उस पॉपुलेशन की बेस पे एक फार्मूले हैं मुख्तलिफ, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, आप करने क्या जा रहे हैं, कौन सी स्टडी है, उसको अलाइनमेंट के लिहाज से आप वो फार्मूला यूज करते हैं। और फार्मूला बताता है 5 लाख, लेट से 5 लाख लोग हैं, एन आपका ये है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग है, यूं है, और फिर आप कहते हैं जी 5 लाख लोगों को 500 लोग जो है वो ठीक से रिप्रेजेंट कर देंगे। आप 500 लोगों से डाटा ले लें तो वो 500 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये जो 500 है ये सैंपल साइज है। ये ऐसे नहीं आया था, इसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि सैंपल साइज लेना क्या। मैंने रिसर्च की टाइप भी इसके अंदर होती है, टेक्निक होती है, टूल होता है, सब कुछ होता है जो आप यूज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर आपका टूल इंटरव्यू है, इंस्ट्रूमेंट इंटरव्यू है, तो कम भी काम चला लेंगे। क्वांटिटेटिव है तो ज्यादा से काम चलता है। फिर मुख्तलिफ इसमें स्मार्ट PLS है, एमॉस है, स्टेटा है, मैटलैब है, पाइथन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हर एक की अपनी assumptions हैं। तो सैंपल साइज 500 लोगों का आपने डाटा लिया, ये आपका सैंपल है 5 लाख लोगों का सैंपल आपने लिया 500। अब 500 में से शायद आपने 100 पंजाब से ले लिए, 100 KPK से, 100 बलूचिस्तान से, 100, मैं एक आम अल्फाज में बता रहा हूँ कि आप अगर उसको डिवाइड करें रिप्रेजेंटेटिव, उसके अंदर GB और कश्मीर के अंदर आपने कुछ बांट दिया, तो ये मिला के आपका 500 बंदा आपका जो है वो बन गया, मैनेजरियल स्टाफ के अंदर जो आपका वो बन गया। अभी और फैक्टर्स को हम जब साइड पे रखते हैं उनको डिस्कस नहीं करते। तो ये 500 लोगों से आपने जो डाटा कलेक्ट करना है, ये सैंपल साइज है आपका। ये जो 500 बंदों के ऊपर आप डाटा करोगे, रिजल्ट अखज करोगे, रिजल्ट निकालोगे, आप फिर कहोगे 500 लोगों का आपने डाटा रन किया, उनसे डाटा इकट्ठा किया, रन किया, एनालाइज किया, उसको आपने डिस्कस किया, फिर आपने उसको इंटरप्रेट किया, आपने ये फाइनलाइज किया, इंटरप्रेट किया कि जी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी कि लॉयल्टी या अंदर की कोई चीजें वो इतना मोटिवेट नहीं करती जितनी एक्सट्रिंसिक कंपनसेशन, कोर्सिव स्ट्रेटजीज, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो ज्यादा आपको मोटिवेट करती हैं परफॉर्म करने के लिए। तो फिर आप कहोगे जी पाकिस्तान के बैंकर्स जो है 5 लाख बैंकर्स थे, जिस तरह हमने पहले डिस्कस कर लिया था। हमने रिसर्च की है,
500 लोगों के ऊपर बेस पे की है, इस बेसिस के ऊपर की है, इस बेसिस के ऊपर इतने लोग सैंपल लिए थे, इस बंदे ने कहा था कि अगर तुम यूं करोगे तो ये काम ठीक होगा, मैंने इसलिए ये काम इस तरह किया, और पुरानी स्टडीज में भी इस तरह किया हुआ था। सुहेब ने और किंजा ने भी पहले रिसर्च की थी पाकिस्तान के मैनेजर्स के ऊपर, तो उन्होंने भी 500 लोग लिए थे, ये भी एक रेफरेंस आपको मिल जाता है, उन्होंने भी 500 लोग लिए थे। तो मेरी स्टडी कहती है जी कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 लाख के 5 लाख लोगों के ऊपर जनरलाइज हो जाएगा सारी पॉपुलेशन के ऊपर, कि 5 लाख के 5 लाख जो मैनेजर्स थे पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, उनको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से मोटिवेशन आती है उससे। फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर जो मैं पहले बता रहा था आपको कि सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या, ओहो 2 मिनट पीछे कर लो दोबारा। सैम्पलिंग प्रोसीजर आपने कौन सा यूज किया है? अब मैंने आपको बताया कि सैम्पलिंग प्रोसीजर बहुत सारे हैं। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर हर एक आने का चांस है। 5 लाख मैनेजर्स थे, ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वो है जिसके अंदर उन 5 लाख में से किसी का भी चांस है कि नाम आ जाए मेरे सैंपल के अंदर। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है कि मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, हर एक का बराबर चांस नहीं है। अगर किंजा भी मैनेजर है, कफायत भी मैनेजर है, महजूबिन भी मैनेजर है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर चांस है कि तीनों में से किसी ना किसी का नाम भी आ सकता है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर सबका चांस इक्वल नहीं होता, उसमें मेरी मर्जी होती है थोड़ी सी। फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्में, उसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसे आप लॉटरी टाइप समझ लो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, और स्ट्रैटिफाइंग सैम्पलिंग होती है। आपके जो दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी है, उसके अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस, मैं 5 लाख लोगों के पास, मैं रहता हूँ पिंडी में, तो मैं पिंडी के बैंक में चला गया। क्यों चले गए आप पिंडी के बैंक में? जी मेरी कन्वीनियंस इसी के अंदर थी, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं इतने कि मैं कराची भी जाऊं, वहां भी जाऊं, वहां भी जाऊं, तो मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज की। जजमेंट सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी बेस के ऊपर है, मेरी मर्जी में जिस मर्जी को ले लूं। मुझे लगता है कि कफायत और किंजा अप्रोप्रिएट है, बीइंग अ मैनेजर, मैं इनसे डाटा ले लेता हूं, माजूमीन से डाटा नहीं लेता, मेरी मर्जी है, मैं जज हूं एज ए रिसर्चर। जजमेंट सैम्पलिंग ये है। स्नोबॉल सैम्पलिंग है, मैं कफायत के पास गया हूं, मैंने कफायत को कहा जी ये फिल कर दें। फिर मैंने कफायत से कहा कफायत आप और भी किसी बैंक मैनेजर को जानते हैं जो ये फिल कर देगा? वो मुझे स्नो बॉल करते हैं, जी हाँ जी आप वो उनके पास चले जाएं, वो भी मेरे दोस्त हैं, उस बैंक में चले जाएं, वो भी मेरे दोस्त हैं। इसमें अब हर एक का चांस पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकता, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हर बंदे का चांस पॉपुलेशन में से बराबर है सैंपल के अंदर आने का। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर हर एक का चांस बराबर नहीं है सैंपल के अंदर आने का। प्रोबेबिलिटी के अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, जिस तरह मैंने बताया आपको, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, और कुछ है। वैसे ही नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर है स्नोबॉल सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, और इस तरह की और टेक्निक्स हैं। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर कौन सा यूज करना है, ये अलाइंड होता है चीजों के साथ। इस तरह नहीं कि जो दिल किया आपने उठा लिया, इनकी अलाइनमेंट होती है, और डिफेंस के अंदर आपको यही डिफेंड करना पड़ता है अपनी चीजों को। ये जो मोटिवेशन के ऊपर मुझे सही तरह याद नहीं है, मैंने बड़ा अच्छा को पढ़ा था आर्टिकल हार्वर्ड का, वो सबसे ज्यादा सर्कुलेट करने वाला आज तक आर्टिकल है। 12,000 की जो है वो कॉपीज उस वक्त लोगों ने ली थी, और उसमें से मतलब बड़ा कुछ, उसमें सिर्फ कुत्ते की दुम हिलाने के ऊपर बात की हुई थी मोटिवेशन। एक था कि पता नहीं कुत्ता इंट्रिंसिक मोटिवेशन हर्जबर्ग थ्योरी के ऊपर थी, हर्जबर्ग थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की। तो उसमें था कि दोनों आपस में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों पर बिलीव करते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट कुछ और कहता है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कुछ और कहता है। तो एक कुछ कहता है कि जब कुत्ते का मालिक उसको कहता है कि तुम यूं करो तो वो यूं कुछ करता है, और कुछ कहते थे कि कुत्ते की अपनी मर्जी होती है। तो इसके ऊपर हार्वर्ड का मैं बता रहा हूं आपका, ये सबसे ज्यादा बिकने वाला जो आर्टिकल था। ये जो आर्टिकल्स होती है पैसों की होती है, मुफ्त नहीं होती है आपको। ये एक पेपर जो है ये 30, 40, $50 का होता है। जब ये आप डाउनलोड करते हैं तो अच्छी चीज का पे करता है जब आप ये पढ़ते हैं आर्टिकल्स को। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर आई होप आपको डिटेल से समझ आ गया होगा कि सैम्पलिंग प्रोसीजर वो प्रोसीजर है जो हम यूज करते हैं सैम्पलिंग करने के लिए, कि मैं किस जस्टिफिकेशन की बेस के ऊपर मैंने वो 5 लाख लोगों को 500 किया, और 500 किस बेसिस के ऊपर मैंने कहां से लिए, कितने लिए, क्यों लिए, कैसे लिए, कब लिए। ये भी है, कब भी लिए इसके अंदर होता है, क्रॉस सेक्शनल भी होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी होती है। एक स्टडी होती है जिसमें क्रॉस सेक्शनल, मैंने आज ही पूछ लिया कि जी क्या होता है। एक है वो जो 500 लोग थे उनसे मैंने साल में एक बार पूछा, आज जनवरी में पूछा एक बारी, फिर एक बार जो है वो अगले साल 2020 में पूछा जनवरी में, फिर 2030 में पूछा, 2021 में पूछा, हर साल बाद पूछ रहा हूँ।
एक है मैंने 5 साल पहले पूछा, ये भी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। 5 साल पहले पाकिस्तान के बैंक के जो लोग थे वो कैसा फील करते थे इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक को लेके इम्पोर्टेंस की कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर मैंने 5 या 10 साल बाद दोबारा पूछा, शायद उनका बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये भी आप नॉलेज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। मैंने 1990 में पूछा जी बैंक्स के मैनेजर से कि क्या ज्यादा मोटिवेट करता है, मैंने 2000 में पूछा, मैंने 2010 में पूछा, मैंने 2020 में पूछा, तो 40 साल हो गए मुझे पूछते हुए। तो ये लॉन्गिट्यूडनल डाटा है, ओवर द टाइम ये बार बार आप कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। कब, कहाँ, क्यों, किन बेसिस के ऊपर, ये सब सैम्पलिंग प्रोसीजर के अंदर उसका हिस्सा होता है। तो ये सैम्पलिंग प्लान का हिस्सा है जी आपका। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट मेथड्स आ गए। ये कॉन्टैक्ट मेथड भी पहले कर लेते हैं। ये चलें, पहले कॉन्टैक्ट मेथड नहीं करते। आप लोगों को मैं चैट के अंदर लिंक शेयर कर रहा हूं। शाइस्ता आपने पहले क्वेश्चन फिल किया हुआ होगा, आई होप। यस किए हैं। मार्केटिंग अभी जाओ बाहर, मेरी क्लास हो रही है जी। और वकास शहजाद आपने भी अपने क्वेश्चन कभी फिल किया हुआ होगा। वकास शहजाद, वकास कैन यू हियर मी? जाओ बाहर। अब चलें जी, नहीं ये आना मैं अंदर। आपके चैट के अंदर मैं आपके लिंक शेयर कर रहा हूं। ये लिंक खोलें, ये देखें, इसको फिल करें, इसको कंप्लीट करें। कहते हैं तो मैं भी खोल लेता हूं वैसे, लेकिन आप लोग ये फिल करें। लिंक मिल गया आपको चैट के अंदर? जी सर मिल गया। जी यस सर। सर। जी, इसको फिल करना शुरू करें, इसको फिल करें। मिल गया सर। सर ये इसी चैट के अंदर ही ओपन होगा या हमने अपने ब्राउजर में ओपन करना है? ब्राउजर में ओपन होता है जी। आप इस पर क्लिक करेंगे, ब्राउजर में ओपन होगा ये। आप आराम से उसको जूम को मिनिमाइज कर लें, इसको कॉपी करें और ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट करें और वहां पे इसको फिल करना शुरू करें। बल्कि मेरा ख्याल है मैं आपको 20 मिनट दे देता हूँ क्लास एंड करके। अभी 2:12 हो रहे हैं। आप लोग बेशक क्लास लीव करना चाहें, क्लास लीव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। स्कूल से अगर आप कर सकते हैं ऐसे ही तो फिल कर लें। जी सर इसमें अपना वगैरह ये चीजें पहले से डिटेल देनी होगी सर? जी जी, जो इसमें पूछे इसको फिल करें। ठीक है सर। तो और कोशिश करिएगा रेट करने की कौन कौन से सवाल हैं इसमें, लेकिन इसको फिल करें पहले आप। ये क्वेश्चनर है। जी सर। यस सर। सही है सर। उसके बाद ये नाम जो दिए सारे यहाँ पे लिखे हुए आ गए। कितने मेल रिस्पोंडेंट्स थे, कितने फीमेल थी, एज अब 70 कितने थे, कोई नहीं हमारे पास आया पाई चार्ट के अंदर। 56 से 70 कितने हैं, कोई नहीं आया। 41 से 55 10% लोग हैं। 26 से 40 26% लोग हैं। 10 to 25 63.2% लोग इसके अंदर जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। एजुकेशन, ऑक्यूपेशन,
मंथली इनकम, ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही हैं चार्ट की फॉर्म के अंदर। एवरेज मंथली स्पेंडिंग, अब फूड क्वालिटी के लिहाज से जो कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, रेस्टोरेंट सर्विस के लिहाज से, अब ये जो फूड क्वालिटी है ये कॉन्सेप्ट है या वेरिएबल है आपका? ये जिनके आप रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं, फूड प्रेजेंटेशन इज विजुअली अट्रैक्टिव, ये एक आइटम है फूड क्वालिटी का। फूड क्वालिटी का दूसरा आइटम है द रेस्टोरेंट ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ मेन्यू। फूड क्वालिटी का थर्ड आइटम है द रेस्टोरेंट ऑफर्स हेल्दी ऑप्शंस। फूड क्वालिटी का फोर्थ आइटम है द रेस्टोरेंट सर्व्स टेस्टी फूड। The restaurant offers fresh food. Food is served at the appropriate temperature. अब ये 3 से ज्यादा हैं, 5 या 6 हैं, आपको नजर आ गए होंगे आइटम्स। अब इसमें डायरेक्टली ये नहीं पूछा हुआ कि फूड क्वालिटी अच्छी थी कि नहीं थी। फूड क्वालिटी को ऑपरेशनलाइज किया हुआ है इन सेवरल आइटम्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। वो आपसे पूछा है, आपसे किसी ने ये नहीं पूछा कि फूड क्वालिटी कैसी थी, उसको ऑपरेशनलाइज करके पूछा है, फिर खुद ये एस्टिमेट लगाएंगे कि फूड क्वालिटी कैसी थी। फिर आप देख रहे हो ये सारे जो स्केल हैं, ये 1 2 3 4 5, ये लिकर्ट स्केल है या 5 एंकर्ड स्केल है? 5 एंकर स्केल है ये इसके अंदर। ये दूसरा आइटम है, दूसरा वेरिएबल है, उसके आइटम्स हैं। ये फिर वेरिएबल है फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी, ये उसके आइटम्स हैं सारे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वर्ड ऑफ माउथ, ये सारे वर्ड ऑफ माउथ, ये सारे इसके अंदर आ गए। अब क्लास में कौन हमारे साथ हैं? खुरम क्लास के अंदर है। खुरम जी सर। और जो कंपनी जिसने हमें रिसर्च करने का कहा हुआ है, या जो ओनर है, या जो जिसने हमें कहा है, जो रेस्टोरेंट का ओनर है, उसने हमें कहा है आप ये रिसर्च करें। अब उसको तो हमने बताना है कि फूड क्वालिटी कैसी, उसने पूछा फूड क्वालिटी कैसी लगती है लोगों को। हमने लोगों से 5 आइटम में करके पूछ लिए। अब ये 5 का अलग अलग तो रिजल्ट नजर आ रहा है, मतलब आप देख रहे हो कि पता लग रहा है कि विजुअली अट्रैक्टिव खाना है। हाँ जी, ज्यादातर लोग समझते हैं कि विजुअली अट्रैक्टिव, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है अपस्केल रेस्टोरेंट्स के अंदर, वैरायटी कितनी होनी चाहिए, कितनी है, लोग देख रहे हैं इनकी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन अब ये फूड क्वालिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? सर ये जब अब देखें रेस्टोरेंट्स में मेन 2-4 चीजें ही होती हैं ना, जैसे एम्बियंस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। तो अब इन्होंने ये वेरिएबल दिए हुए हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये वेरिएबल्स हैं। अब इसी के हिसाब से बंदे को आइडिया हो जाएगा कि अगर ये सारी चीजें अप टू द मार्क हैं या अच्छी हैं, कस्टमर ने गुड रेट की हैं, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर सेटिस्फाइड है इन चीजों से। देखें, मैंने जो कंज्यूमर को बताना है वो तो बताना है, मुझसे उसने कहा था मुझे बताएं मेरी फूड क्वालिटी कैसी है सर। ठीक है, मैंने फूड क्वालिटी को ऑपरेशनलाइज कर लिया। अब मेरे पास ये इनसाइट्स जो हैं कि मैं उसको इंडिविजुअल बताऊं कि टेम्परेचर आपकी कैसा है, लोगों को पसंद आता है या नहीं आता। अगर एक किसी रेस्टोरेंट ने में कहा भाई, तो मल्टीपल है ना अपस्केल रेस्टोरेंट्स के ऊपर रिसर्च हुई है, ये कंज्यूमर्स के ऊपर रिसर्च है। एक्चुअली अगर रेस्टोरेंट वाले ने हमें कहा तो हम उससे कहेंगे यार आपका टेम्परेचर तो लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है। अब वो कहता है भाई फूड क्वालिटी का क्या बताओ, फूड क्वालिटी कैसी है, जो मैंने कहा था, मैं क्या करूंगा? हम इन सबको दोबारा कंप्यूट कर लेते हैं, हम इन सबकी एवरेज दोबारा ले लेते होते हैं, सॉफ्टवेयर इनको कंप्यूट करते हैं, सबको इकट्ठा करके एवरेज, आप समझ लीजिए इनके मीन ले लेते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं। हाँ जी जी सर, इसको देख लेंगे ना कि ये अप टू द मार्क सारे वेरिएबल्स अप टू द मार्क आ रहे हैं या नहीं। फिर जितने आइटम्स थे ना फूड क्वालिटी के, जितने आइटम्स थे, मैंने उन सबको दोबारा अलग अलग किया पहले, और फिर इनको दोबारा जोड़ लिया, कंप्यूट कर लिया, इकट्ठा कर लिया इनको। और मैं उसको बताऊंगा जी फूड क्वालिटी ये है। इसमें भी अगर किसी में मतलब कोई एक इसका आइटम है जिसपे रिस्पांस इतना अच्छा नहीं है, तो उनको मैं बताऊंगा कि ये जो ये चीज थी इसमें थोड़ा सा रिस्पांस का फर्क है, जरा इसको देख लें।
इस पे जरा नजर डाल लें। मैं आपको प्रिसाइज होके बता रहा हूँ। वो कहेगा जी ये सर फूड सारे क्वालिटी, कस्टमर वो आपसे पूछेगा जी फूड सारे क्वालिटी का ये हिस्सा होता है। मैं कहूंगा जी फूड क्वालिटी का ये हिस्सा होता है। अमूमन जितनी रिसर्चेस पहले हुई हैं दुनिया के अंदर, हर जगह में जो रेस्टोरेंट के अंदर फूड क्वालिटी है, अपस्केल रेस्टोरेंट्स के अंदर, उसमें ये आइटम होते हैं, उसमें प्रेजेंटेशन काउंट की जाती है फूड क्वालिटी के अंदर। तो अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसको बेहतर करें, वरना ये आपकी फूड क्वालिटी जो है ऐसा ऐसा डिक्लाइन करेगी आपकी, इसमें काउंट होती है। जी आप बिल्कुल बिल्कुल इसको सर। बात कर रहा था। सर सारे कस्टमर्स की मैं बता रहा था कि ओवरऑल जो इवैल्यूएशन होगी उससे ओवरऑल जो रेटिंग होगी उससे इवैल्यूएशन का अंदाजा लगा लेंगे ना कि फूड की क्वालिटी कैसी थी एट द एंड। हमने अंदाजा नहीं लगाना होता ना, अगर अंदाजा लगाना था तो अंदाजा तो वो खुद भी लगा लेता। हमने प्रिसाइज उसको बताना है, हमने एक्यूरेट उसको बताना है। जी सर। अगर उसने अंदाजा लगाना था अंदाजा तो वो खुद भी लगा सकता था। खाना कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है खाना, पसंद आ रहा है खाना आपको। उसने रिसर्चर हायर किया, कंसल्टेंट हायर किए, तो क्यों किया? वो इसीलिए किया कि हम उसको एक्चुअल बताएं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसीलिए हमने अंदाजा नहीं लगाने, हम ये नहीं कह सकते कि शायद इस तरह हो शायद इस तरह ना हो। हमने उसको बताना है कि ये हर चीज की वजह है। मैंने आपको कहा ना, अगर वो कहे कि यार ये तो टेम्परेचर तो उसमें फूड क्वालिटी के अंदर नहीं आता, मैंने उसको कभी फूड क्वालिटी में समझा नहीं, तो आप उसको बताएंगे यार तुमने गलत समझा, इस तरह फूड क्वालिटी का हिस्सा होता है ये जितनी बार भी रेस्टोरेंट्स के अंदर, खास तौर पे अप स्केल के अंदर जो है वो आता है, तो उसमें ये आता है। लेट से अगर आप एक ढाबों की कर रहे हैं, लो स्केल रेस्टोरेंट्स की कर रहे हैं, ढाबों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसको फूड प्रेजेंटेशन डालते हैं, उसके अंदर गलत करते हैं आप फूड प्रेजेंटेशन का आइटम डालते हैं, और बाद में आप उसके पास जाते हैं, वो कहता है यार ये फूड प्रेजेंटेशन तो मेरे पास नहीं आती बनती। तो आप वो सही कह रहे हैं, आप फूड क्वालिटी आप, वो कहेगा जी किस बेस के ऊपर आपने किया है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आप जब सेकेंडरी रिसर्च के पास जाएंगे, जाके देखेंगे तो वाकई में अप स्केल के अंदर तो प्रेजेंटेशन की शायद वेटेज ज्यादा हो, लो स्केल के अंदर भी शायद वेटेज ज्यादा हो, लेकिन शायद इतनी वेटेज ना हो उसकी जितनी आप समझ रहे हैं। वो शायद टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करते हो, क्वालिटी भी मैटर करती हो, आपको सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए हर चीज की जो आप बात कर रहे हैं रिसर्चर। तो इसमें ये मुख्तलिफ आपको मैंने दिखाया कि वेरिएबल क्या है, इसके अंदर आइटम्स क्या हैं, किसी प्लान के तहत जो ये हमने किए हैं, ये मुख्तलिफ आइटम्स हैं। ये क्वेश्चन है जिसने आपसे डाटा कलेक्ट किया, इससे कलेक्ट करने की बेस पे आप देखें। अब अंदाजा नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि कितने लोग जो हैं वो कितने % मेल है और कितनी फीमेल्स हैं। 42.9% जो है वो फीमेल्स हैं हमारे पास, 57.1% जो है वो आपके पास मेल है। अब हम उसको एग्जैक्ट बता सकते हैं, आपके सामने शेयर हो रहा है इसके अंदर। आप उसको वो एजुकेशन पूछते हैं कि एजुकेशन क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मेरे पास एजुकेशन क्या है। जिन्होंने डाटा फिल किया है उनमें से ये एजुकेशन बैचलर्स के कितने लोग थे, मास्टर्स के कितने लोग थे, या कितने लोग जो है वो गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कितने प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते, कितनों का अपना बिजनेस था, कितने स्टूडेंट थे। जी जी कुछ कह रही हैं आप सना? आई गेस सना के सिग्नल्स वीक हैं। जी तो मैं बता रहा हूँ कि अब आप उनको आप बता सकते हो। अब आप देखो, अभी हम इससे क्लास का खैर अंदाजा लगा रहे हैं। अगर लेट से मैं रेस्टोरेंट्स में जाके डाटा कलेक्ट कर रहा होता, रेस्टोरेंट्स में जाके डाटा अप स्केल रेस्टोरेंट्स में डाटा कलेक्ट कर रहा होता और ये रिजल्ट्स आते, तो मैं बताता कि जी स्टूडेंट्स जो हैं वो 52.4% स्टूडेंट्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स अप स्केल में पाए जाते हैं। डिफेंस के लोग जो हैं वो, अब मैं इससे खास क्या कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के पास पैसा काफी है स्पेंड करने के लिए, रेजिडुअल अमाउंट काफी है स्पेंड करने के लिए अप स्केल रेस्टोरेंट्स के अंदर। जो गवर्नमेंट स्केल के एम्प्लॉयज हैं, मैं अब ये अज्यूम करते हुए कि मैंने रेस्टोरेंट्स के अंदर से डाटा कलेक्ट किया, तो मैं बताऊंगा जी ये जो एम्प्लॉयज पब्लिक सेक्टर के अंदर ये एम्प्लॉय है, पब्लिक एम्प्लॉयज हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, ये कम कंज्यूम कर रहे हैं, और डिफेंस के लोग जो है सबसे कम आ रहे हैं अप स्केल रेस्टोरेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें बाइसनेस क्या हो सकती है? लेट से डिफेंस के लिए ऐसे कहता हूँ कि कहीं पर डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं जहां पर डिफेंस के लोग रहते हैं, डिफेंस की कॉलोनीज हैं। मैंने डाटा कलेक्ट करते हुए डाटा कलेक्ट किया वहां से जहाँ पे दूर दूर तक कोई इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई रेजिडेंशियल इलाका नहीं है डिफेंस के लोगों के रहने का, तो वहां पे ऑब्वियस सी बात है, मैं ये नहीं कह सकता कि जो डिफेंस के लोग हैं जो डिफेंस में काम करते हैं ये कम कंज्यूम करते हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर अपस्केल रेस्टोरेंट्स को। फिर मुझे जस्टिफाई करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा शायद लिमिटेशन थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने इसलिए हर जगह से डाटा कलेक्ट नहीं किया, इसलिए जहां से मैंने डाटा कलेक्ट किया वहां पे लोग वहां पे वो रहते नहीं है, इसलिए जो है शायद वहां पे ना आए। तो आपने हर चीज को जस्टिफाई करना है यहाँ पे,
ऑन बिजनेस, कितने लोग ऑन करते हैं बिजनेस को, वो कितने। तो ये आप फिर हर चीज को इंटरप्रेट करते हो और एक्सप्लेन करते हो। अच्छा, अब मजे की बात है जो आपके सामने आ रहे हैं तो बड़ा आसान है, आपने एंटर किया गूगल के अंदर और यहाँ पे रिजल्ट्स आ गया, क्या यही आपने चेक करना था? नहीं, आपने तो चेक करना है, रिलेशन लगा के चेक करना है कि फूड क्वालिटी का, सर्विस क्वालिटी का और फिजिकल क्वालिटी है, इसमें फिजिकल क्वालिटी का वर्ड ऑफ माउथ मॉडरेट कर रहा है, गेस वर्ड ऑफ माउथ है, और इसका रिविजिट इंटेंशन के ऊपर क्या असर है। अब ये तो चेक नहीं हो रहा है इससे, उसके लिए जो मैंने यूज करना है वो कोई और सॉफ्टवेयर है। यहां से मैं एक्सेल में डाटा डाउनलोड कर लूंगा और ये जो 14Y 145 145 मेरे काम ये आएगा चीज आखिर में। ये जो ऊपर बेसिक इंफॉर्मेशन थी ये तो उसने दे दी कि ये इतना पाई चार्ट में, ये इतना पाई चार्ट में, लेकिन मेन काम जो रिसर्च ने करना होता है वो इससे चेक करना होता है कि क्या वाकई में जो फूड क्वालिटी थी ये कितना वेरिएशन लेके आती है रिविजिट इंटेंशन को। यानी कि मैं दोबारा आना चाहता हूं, इस जज्बे को कितने लोग, क्या चीज है जो ज्यादा एलिसिट करती है या उभारती है, किस चीज से ज्यादा हम लोग जो है वो वेरिएशन आती है इसके अंदर। तो फूड क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, सर्विस क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं, पहला सवाल तो ये होगा रिग्रेशन के बाद। फिर दूसरा होगा कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर ज्यादा इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या फूड क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सर्विस क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग यहाँ पे इतने, फिर हम देखेंगे कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फूड क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिविजिट इंटेंशन के लिए अब स्केल के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर। एनवायरमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली, शायद चारों, पहले हमने देखा चारों इंपॉर्टेंट है जी, चारों इंपॉर्टेंट जी, चारों चीजें बहुत जरूरी है कि लोग दोबारा आए यहाँ पे। फिर चारों में से कौन सी, अब मेरे पास ही 100 रुपये है, चारों इंपॉर्टेंट, पांचों इंपॉर्टेंट चीजें, तो मैं पांचों में 20-20 रुपए लगा दूं, क्या मैं ये करूं? नहीं, अब देखना पड़ेगा कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। लेट से एक चीज जो 50% वेरिएशन लेके आती है और बाकी 50 चार में बढ़ता है, तो फिर मुझे 50 रुपए एक पे लगाने पड़ेंगे जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकियों पे 80 पैसे बाकियों पे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करने जा रहे हो और किस तरह कर रहे हो। ये मॉडल डेटा कलेक्शन तो इसके अंदर आ गई हमारे पास, अब इसको हमें रन करना होता है और सॉफ्टवेयर के अंदर, एमओस है, फिर बता रहा हूँ स्मार्ट पीएलएस है, पाइथन है, लिजरल है, मैटलैब है, आपके पास स्टेटा है, मिनी टैब है। तो बेतहाशा मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मुख्तलिफ तरह की अजम्पशंस हैं, उनके अंदर यूज करना होता है। जब मैं डाउनलोड करूंगा तो मुझे इस तरह नहीं, मुझे ये 1 2 3 कितने लोगों ने, 9 लोगों ने कहा जी स्ट्रांगली एग्री, विजुअली अट्रैक्टिव खाना था उनका लास्ट टाइम, 8 लोगों ने कहा जी इतना था, 4 लोगों ने कहा, एक ने कहा ये कहा। तो ये मेरे पास आएगा, फिर मैं इसको जो है वो एनालाइज करूंगा। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ आ गया होगा, कुछ ना कुछ फिल करके और देख के। जी ऐसा ना बासी, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? सर क्लियर हो गया था, मैं आगे बता दी। सर नमाज का टाइम जा रहा है, अगर ब्रेक देते थोड़ी सी आप 10 मिनट की। थोड़ा सा टाइम रहता सर, एक आखिर में पढ़ लेते 10 मिनट सारी लगी। चलें एक काम करते हैं, बस ये खत्म करते हैं 10-15 मिनट के अंदर, फिर जो है वो आगे चलते हैं। बस फिर हम एक ही बार जो ऑफ कर देंगे, आप नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, उस तरह कर लेते हैं। आपको मैं वीडियो पहले दिखा दूं, वीडियो नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे फिर, ठीक है? इसमें देखता हूँ। अभी जो इसके शुरू में आपको रेजर की पिक्चर नजर आती है, वो मैंने उसको इतनी डिटेल से बताया नहीं था, आई होप अब हमने जरा गो थ्रू किया है। तो इसमें ये कंपनी थी जो पहले मेल के लिए जो है ये बनाया करते थे रेजर्स, इन्होंने अपनी मार्केट चेंज की और ये फीमेल के लिए रेजर से बनाने गए तो उनकी प्रोडक्ट इतनी कामयाब नहीं जा रही थी। फिर इन्होंने रिसर्च कंडक्ट की, इनकी रिसर्च से कंक्लूजन में निकला कि जो फीमेल टारगेट मार्केट है वो रेजर 35 से 40 टाइम्स जो है वो उसकी ग्रिप चेंज करते हैं। तो फिर उसकी बेस के ऊपर उन्होंने उसकी ग्रिप को इम्प्रूव किया, अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। तो ये रिसर्च फिर मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो काम आती है। ये फिर कॉन्टैक्ट मेथड्स हैं आपके पास,
कॉन्टैक्ट मेथड है कि किस तरह से आपने इंस्ट्रूमेंट से डाटा कलेक्ट किया। अभी जो कॉन्टैक्ट मेथड हमने यूज किया ये ऑनलाइन मेथड था कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। लेट से जिसमें पहले जमाने में मेल हुआ करती थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मेल के जरिए लोग पूछा करते थे चीजें। टेलीफोन अभी भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट मेथड है। पर्सनल 1-to-1, आप मॉल्स करने जाते हैं, लोग आपको इंटरसेप्ट करते हैं और पूछते हैं आपसे चीजें। फिर ऑनलाइन इंटरव्यूज हैं या ऑनलाइन आपके क्वेश्चनियर्स हैं, जिस तरह भी ऑनलाइन आपने जो है वो कॉन्टैक्ट मेथड हमारा ऑनलाइन था। ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन इंटरव्यूज नहीं थे बल्कि ऑनलाइन सर्वे था। जो मेल क्वेश्चनियर होता है सर कुछ ये जी सर कुछ रेस्टोरेंट जो आखिर में कमेंट्स वगैरह मांगते हैं, ये भी एक तरीका होता है? जी ये भी एक तरीका है ना। ये 1-to-1 आपसे मांगते हैं, क्वेश्चनियर जो है वो उसका मांगते हैं आपसे, पूछते हैं आपसे। अच्छा अब लेकिन सर एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे कि अब कुछ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें एम्बियंस और फूड प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जैसे कि कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट होते हैं, उनके लिए शायद उनका डिलीवरी टाइम या सर्विस का टाइम वो ज्यादा मैटर करता है, वहां पे प्रेजेंटेशन या एम्बियंस इतनी मैटर नहीं करती। तो अब जैसे हमने इवेलुएट किया इन रेस्टोरेंट्स को, उसी में फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स भी थे और उसी में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी थे, तो इस तरह क्या हमें रिजल्ट ठीक मिलता है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है। अब मैंने ये डिटेल से रिसर्च देखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर अगर ये मेरे ख्याल से आप स्केल रेस्टोरेंट के ऊपर लिया हुआ है। अगर आप जो कह रहे हैं वो सर्विस क्वालिटी के अंदर आता है, रेस्टोरेंट RSQ के अंदर आता है, रेस्टोरेंट सर्विस क्वालिटी के अंदर आता है, जो टाइम है कितने टाइम के अंदर डिलीवर होता है। तो आई गेस उसके में क्वेश्चन होगा, मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों ने फिल किया देखा है, अगर वो इम्पोर्टेंट आया या नहीं आया। तो सर इसमें फिर हम वो क्वेश्चनियर पे भी तो डिपेंड करता है ना, मतलब अब जिस ये तरह का अभी हमारा देखिए ना, रेस्टोरेंट है उसी तरह का क्वेश्चनियर जी अभी क्वालिफाइंग क्वेश्चन भी है ना। अब लेट से अगर इसके अंदर फास्ट फूड का मांगा नहीं था, फास्ट फूड का आ गया, तो ये फिर डाटा जो रिफाइन करना होता है वो रिसर्चर ने करना होता है, डाटा रिफाइन। फिर इसकी मैंने कहा ना बहुत सारी असम्पशंस हैं, प्रोबेबिलिटी की असम्पशन है, डाटा नॉर्मल होना चाहिए। डाटा नॉर्मल ना हो तो फिर हमें उसके लिए जो है वो मुख्तलिफ काम, डाटा करेक्शन की टेक्निक्स है मुख्तलिफ। उसमें स्क्वायर मेथड है, उसमें अंडर रूट मेथड है, उसमें और मुख्तलिफ मेथड्स हैं। डाटा नॉर्मल होना चाहिए, उसके अंदर हेटेरोस्केडास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ये ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए डाटा के अंदर। ये बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें हैं, असम्पशंस हैं, जो फुलफिल करेगा डाटा तो आगे जाएगा, तो उसके अंदर ये चीजें रिफाइन होती हैं। फिर इनमें से बहुत सारों का हम डाटा छोड़ देते हैं, कुछ लोग जो है वो डाटा पूरा भी फिल नहीं करते, कुछ लोग जो है आंखें बंद करके रिवर्स कोड अगर उसके अंदर किया हुआ तो हमें पता लगता है, हम लोग चेंज कर देते हैं। तो जो भी आपको सामने दिखा रहा था, ये तो गूगल का ऐसी आपको बताया ना, एक्चुअली डाटा हम बाद में रिफाइन करते हैं, उसको डाटे को जो हमने जिस तरह इस्तेमाल करना था उसको उस तरह एडजस्ट करते हैं हमारे थ्योरी के लिहाज से, हमारे रिसर्च के लिहाज से, और फिर हम उसको यूज करते हैं अपनी रिसर्च के अंदर। तो ये सारा जो है वो फिर वो बात उसके अंदर चलता सारा कुछ, OLS की असम्पशंस, कौन सा रिग्रेशन का आम लोगों को रिग्रेशन पता होती है कि एक किस्म की है, एक्चुअली रिग्रेशन जो है वो 6 से 7 तरह की होती है। आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, जिसे लॉग रिग्रेशन भी बोलते हैं, रिज रिग्रेशन है, आपके पास क्या नाम था उसका, लेजो रिग्रेशन है, रिज नेट इलास्टिक रिग्रेशन है। रिज रिग्रेशन किसके लिए यूज होती है, उसका पर्पस और है, जब उसमें सैंपल आपने लाखों में लेने हो, करोड़ों में लेने हो सैंपल्स, वायरसेस की केस में होता है, किसी बीमारी की केस में, उसमें फिर आप रिज लेते हैं जिसमें आपके सैंपल बहुत सारे होते हैं। तो फिर रिज है, लॉजिस्टिक है, नेट इलास्टिक रिग्रेशन है, आपके पास बाइनरी रिग्रेशन। तो रिग्रेशन की खाली जो है वो बहुत सारी किस्में हैं, मतलब एक तरह की रिग्रेशन नहीं है। आम जो अमूमन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अंडर ग्रेड के लेवल पे या मास्टर के लेवल पे, वो होता है जी सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन या मल्टीवेरिएट रिग्रेशन जिसे वो बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली इसके अंदर भी जो है वो फिर 6-7 किस्म की रिग्रेशंस हैं, हर एक की अपनी असम्पशंस हैं, हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर एक के अपने फ्लॉज हैं। फिर आपने उस लिहाज से चलना होता है। मैंने आपको बताया ना, आप अगर ही डाटा यूज करना चाह रहे हो एमॉस के अंदर, लेट से उसमें आप फार्मूला यूज करते हो जी का, तो वो कहता है जी आपके पास 600 का डाटा होना चाहिए या 800 का डाटा होना चाहिए लोगों का, आपके पास 200 का डाटा, आपके पास टाइम नहीं है इससे ऊपर डाटा कलेक्ट करने का, पैसे नहीं है डाटा कलेक्ट करने के। तो आप फिर क्या करोगे, आप एमॉस को छोड़ दोगे, आप स्मार्ट PLS यूज कर लोगे। स्मार्ट PLS जो है वो उसको रन कर लेता है। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए, अब आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि डाटा एक बेल शेप के अंदर होना चाहिए, जिस तरह आपके रिजल्ट के अंदर या नेस्ट के अंदर भी जो मार्किंग होती है, रिलेटिव मार्किंग में हमारी कोशिश होती है कि बेल शेप बनी जाए। बेल शेप के अंदर कुछ स्टूडेंट्स A+ के अंदर होते हैं, कुछ A में होते हैं, मेजोरिटी B के अंदर B+ के अंदर होती है, फिर कुछ C D में होते हैं, कुछ फेल होते हैं, तो एक बेल बनती है पूरी।
वैसे ही जो है रिलेटिव मार्किंग में जिस तरह बेल बनती है वैसे डाटा भी बेल होना चाहिए, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, बेल शेप्ड होना चाहिए। स्क्यूनेस और कोटोसिस के अंदर उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। एक तरफ डाटा स्क्यूड नहीं होना चाहिए और उसकी जो बेल की कोटोसिस होती है, जो उसकी हाइट होती है वो कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें भी फिर आप देखते हो। अगर लेट से कि मेरे पास 200 रिस्पोंडेंट से 200 रिजल्ट्स आए हैं, आप को समझ नहीं अभी आ रहा होगा, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है समझने की आपको। अगर आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो बस सुन लें। अगर 200 हैं, एमॉस 200 को शायद रन नहीं करता, तो मैं स्मार्ट व्हीलर्स यूज कर लूंगा। एमॉस की assumption है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होना चाहिए। अब आपके पास डाटा डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल नहीं हो रहा, आपने डाटा क्रैक करने की भी कोशिश कर ली, सारे फॉर्मूले लगा लिए, सब टेक्निक्स यूज करिए, डाटा नॉर्मल नहीं हो रहा, अब क्या करेंगे? स्मार्ट व्हीलर्स की assumption है कि आप नॉर्मल डाटा ना हो भी तब भी चला लें, चला देगा वो, आप स्मार्ट व्हीलर्स यूज कर लेंगे। तो आप स्मार्ट व्हीलर्स को रन कर लेंगे। उसकी वजह से आपसे कोई पूछेगा आपने स्मार्ट व्हीलरस क्यों रन किया है, आप कहेंगे डाटा नॉर्मल नहीं आ रहा था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, मैंने बड़ी कोशिश की, सब कुछ किया, नहीं हुआ, फिर मैंने स्मार्ट व्हीलर्स यूज कर लिया। वो कहेंगे स्मार्ट व्हीलर्स से परमिट करते हैं, आप कहेंगे जी उसकी assumption है कि आप कर सकते हैं, आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट डाटा ना भी हो तब भी आप उसको रन कर सकते हैं। वो कहेंगे ऐसा किसी ने किया, आप कहेंगे हाँ जी, ये खुरम ने पिछले साल ऐसा किया था अमेरिका में बैठ के, उससे पहले आदिल ने किसी और इंडस्ट्री के अंदर बैठ के जो है यूके में ये किया था, तो उन्होंने यही मसला हुआ था उनको, तो उन्होंने यही काम किया था। शाइस्ता कहेंगे जी इंडिया के अंदर भी ये मसला हुआ था तो हमने भी यूं किया था। तो मुख्तलिफ लोगों ने ये कहा था, आप रेफरेंस देंगे वहां पे उनका, ये इस तरह हुआ है। तो ये बाद में वो सारा कुछ होता है। आप देखते हैं कि अगर फास्ट फूड मांगा था, नहीं मांगा था, डाटा आपने टीचर से मांगा था, दे स्टाफ के मैनेजर ने दिए या कोऑर्डिनेटर ने दे दिए डाटा, तो ये सारी चीजें जो हमने शुरू में क्वालिफाइंग क्वेश्चन रखे होते हैं वो इसलिए रखे होते हैं। ये जो एजुकेशन है, अब एजुकेशन का उसका, तो वो इसलिए होता है ताकि आप वहीं से रिफाइन करते हैं और उनको आप वहां से निकाल देते हैं बाहर। ऐसे लोगों को जो फुल फॉर्म फिल नहीं किए तो उनको भी आप निकाल देते हैं। जिन्होंने आंखें बंद करके, हमें साबित हुआ कि बंदा आंखें बंद करके फॉर्म फिल कर रहा था, ऊपर उसने उसी बात में हाँ किया हुआ है, नीचे उसी बात में उसने ना किया हुआ है, तो हम उसको भी जो है वो निकाल देते हैं उसके क्वेश्चन को। तो ये फिर मुख्तलिफ उसके assumptions और मुख्तलिफ चीजें जिसकी बेस के ऊपर हम फिर चीजें कर रहे होते हैं, उसके साथ लेके चल रहे होते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड्स के ऊपर आप सकते हैं। कॉन्टैक्ट मेथड वो है जिस मेथड के जरिए आपसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, 1 to 1 आपके पास आके आपसे कहा जाए डाटा दें जी, क्या प्रोवाइड करें आप। एक तो ये तरीका आपके लिए। एक फिर हमने कहा जी टेलीफोन के ऊपर आपको फोन करते हैं जी, आप अगर आपको सर्विस हमारी अच्छी लगी आप 3 दबा दें, आपने अच्छा को पैकेज कराना है तो 4 दबा। टेलीफोन के जरिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो टेलीफोन कॉन्टैक्ट मेथड होता है। मेल के जरिए, अब मेल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आज के दौर में भी, और पहले भी जो है वो एक्सपेंसिव मेथड था। इसमें वो पर्सनल टच वाला जो है ना, पर्सनल चीज नहीं आ सकती। अब क्वालिटेटिव अगर इंटरव्यू लेना है आपने, आप इंटरव्यू के सवाल लिख के भेज देंगे तो शायद आप वो चीज फील ना कर पाए एज अ रिसर्चर या एज अ इंटरव्यूअर। जब आप खुद उससे पूछेंगे, आप फिर डिग आउट कर सकते हैं, लैडरिंग कर सकते हैं। एक सवाल पूछा, उसका जवाब आया, फिर अगला सवाल पूछा, फिर उसका जवाब आया, फिर आपने अगला सवाल पूछा, आप और प्रॉप करते हैं उसको, कोशिश करते हैं प्रॉप करने की। तो जो इसका मतलब है कि क्वांटिटेटिव चीजों के लिए तो चलो ठीक है, गुजारा चलता है मेल के अंदर, लेकिन क्वालिटेटिव के लिए इतना अच्छा मेथड नहीं है मेल वाला जो मेथड है आपका। इसमें पर्सनल टच जो है, ये वो चीज जो है वो इतनी नहीं आती। फिर इसमें बाइसनेस का चांस भी ज्यादा है। लेट से अब आप इन पर्सन क्वेश्चनियर फिल करा रहे हैं, कोई इशू है, आपको रिसर्चर समझा देगा, आप पूछेंगे यार ये क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रही, या इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको बता देगा। अब मेल के जरिए आपको क्या हुआ है, जो सामने आ गया अब आपने वही फिल करना है, रिस्पॉन्स रेट भी शायद कम होगा, उसको समझ नहीं आया, उसने कहा छोड़ो यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्यों फॉर्म फिल करके भेजूं, रहने दो। तो ये भी एक जो है वो उसके अंदर होता है। कोशिश करनी चाहिए मेल क्वेश्चन जो इसके अंदर सिंपल वर्ड्स यूज किए जाएं ताकि उनको समझ आए लोगों को। फिर उसके बाद जो है वो टेलीफोन मेथड है आपके पास। टेलीफोन मेथड के अंदर आप जो है ज्यादा लोगों को एक्सेस कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो मेल से टेलीफोन के अंदर। और फिर इसके अंदर फीडबैक फौरन मिल जाता है आपको उसी वक्त, जल्दी आपको फीडबैक मिलता है अपना जो आपने मुझसे पूछना है। मेल में थोड़ा टाइम लगता है आपको दोबारा रिस्पांस मिलने में, तो अगर आपको टाइम शॉर्ट हो तो आप ये कर सकते हो, पैसे आपके पास हो और जल्दी आपको रिस्पांस चाहिए तो आप ये मेथड जो है वो यूज कर सकते हो। इसमें आप क्लेरिफाई कर सकते हो उनकी क्यूरीज को, जो उनको समझना है चीज को। इंटरव्यूज जो है वो कोशिश करनी चाहिए ब्रीफ इंटरव्यूज हो अगर स्ट्रक्चर्ड हैं तो। पर्सनल इंटरव्यूज जिस तरह हमने कहा कि आपको इंटरसेप्ट करते हैं लोग और चीजें आपसे पूछते हैं, ये सबसे वर्सेटाइल मेथड है। इसके अंदर बहुत डिटेल से एनरिच डाटा आपके पास आता है। इसमें लोग अमूमन ये रिकॉर्ड कर लेते हैं
रिकॉर्डिंग करते हैं, इसमें आपसे चीजें पूछते हैं और वो रिकॉर्ड करते जाते हैं। जैसे आपसे कुछ कपड़ों के बारे में पूछना है, किसी ब्रांड के बारे में पूछना है, किसी जुबान के बारे में पूछना है, किसी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पूछना है, कंजम्पशन के बारे में पूछना है, तो लोग आपसे सवाल करते हैं और चीजें रिकॉर्ड करते जाते हैं। इस तरह हम ट्रिपल हेलिक्स कह रहे थे, तो इंडस्ट्री के लोगों के पास जाएंगे, मैनेजर से मिलेंगे, उन्हें पूछेंगे कि आप यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट क्यों नहीं करते या क्यों करते हैं, कितना करते हैं, तो वो रिकॉर्ड करते हैं और इस तरह इंटरव्यू जो है वो उनसे ले लेते हैं। लेकिन ये मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि आपको जाना पड़ता है इनके पास खुद पर्सनली। आप ट्रैवल करोगे, आपको कॉस्ट आएगी, खाना खाओगे कॉस्ट आएगी, उसको वापस लेके आओगे रिजल्ट को तो कॉस्ट आएगी, फिर ये इसके अंदर कॉस्ट जो है वो काफी आ जाती है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर सुपरविजन होती है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, एक्यूरेसी जो है वो बेहतर होती है। अच्छा, फिर जो है वो क्वेश्चनियर सर्वे जो है वो ऑनलाइन अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एम्बेड की जा सकती है, या फिर जिस तरह गूगल के जरिए भी हमने किया है उस तरह भी आपके साथ किया जा सकता है। ऑनलाइन तरीके से भी आपसे कॉन्टेक्ट मेथड किया जा सकता है, उसमें आपसे अब तो इंटरव्यूज भी लिए जा सकते हैं, अब तो फोकस ग्रुप भी ऑनलाइन होते हैं, अब मॉडरेशन भी ऑनलाइन होती है, अब एक्सपेरिमेंट्स भी ऑनलाइन हो सकते हैं, और अब जो है वो सर्वे भी ऑनलाइन फिल होते हैं। सबसे चीप मेथड है, पैसे नहीं लगते, आपने गूगल पे फॉर्म बनाया, क्वेश्चन डेवलप किया, रोटेट किया, रेलेवेंट लोगों तक वो चीजें पहुंची, फिर वो वहां से आई, आपने उसको रिफाइन किया, तेज भी है, हर कोई यूज भी करता है, व्हाट्सएप पे भेज दिया, चैट में भेज दिया, ईमेल पे भेज दिया, फेसबुक पे भेज दिया, तो उसमें फिर कॉन्टेक्ट मेथड जो आपका ऑनलाइन आपने यूज किया, अगर उसको ज्यादा स्पेसिफिक ना करो तो ये आसान भी है और मतलब सस्ता भी है, टाइमली भी इसमें रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो कॉन्टेक्ट मेथड जो है वो ये मुख्तलिफ आपके सामने हो जाते हैं। कुछ प्रोज एंड कॉन्स इन्होंने दिए हुए हैं ऑनलाइन मेथड के। एडवांटेजेस जो है, इनएक्सपेंसिव होता है, ऑब्वियसली आपको जाके खर्च नहीं करने पड़ते पैसे, फास्ट होता है, आपको पर्सनली जाने में टाइम कंज्यूम नहीं करना पड़ता, मेल की तरह टाइम नहीं लगता, बल्कि जल्दी से पहुंचा आपके पास, अभी बैठे बैठे रिजल्ट्स आ गया और हमने काफी हद तक चीजें एनालाइज भी कर ली। एक्यूरेसी होती है डाटा के अंदर, आप क्वालिफाइंग क्वेश्चंस लगा सकते हैं, बहुत सारे हमें फॉर्म्स मिलते हैं जिसमें हम फिल कर सकते हैं। गूगल एक है प्लेटफॉर्म है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं ऑप्शन कि आप यहाँ पे अपने फॉर्म डेवलप करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। वर्सेटिलिटी है इसके अंदर, अगर आप वैसे रिसर्च कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के बैंकिंग मैनेजर से बाहर ही जा सकते हैं, जो बैंक मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं बैंक्स के अंदर पाकिस्तान के। लेकिन अगर आप ऑनलाइन यूज कर रहे हैं तो आप मुख्तलिफ ममालिक से भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। डिसएडवांटेज के अंदर इसके अंदर स्क्यूड सैंपल है, अगर आप लेट से आप एक खास, जिस तरह हमने कहा था कि डिफेंस के लोग वहां रहते नहीं और वहां से डाटा कलेक्ट करें तो मसला हो सकता है, वैसे ही कुछ लोग अगर फेसबुक इस्तेमाल ही नहीं करते, आप उस एज की या आप उस एज को टारगेट कर रहे हैं, एज ग्रुप को सर्च कर रहे हैं जो फेसबुक यूज ही नहीं करती, तो उसका डाटा अगर आप वहां से लेंगे तो थोड़ा सा इशू होगा आपको। ये चीजें आपने देखनी है, स्क्यूड सैंपल ना हो। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिस तरह लाइट नहीं है, इश्यूज हैं, इंटरनेट नहीं है, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं, आपके पास वो खोल ना रहा हो जिस तरह एसएम के पास इशू हो रहा था। इनकंसिस्टेंसीज हैं इसके अंदर काफी सारी। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास सपोर्ट सिस्टम होते हैं हमारे पास, जिस तरह सैप हम देख लें, रेफा के अंदर है, बहुत सारे यूज करते हैं इंस्टीट्यूट्स, कुछ के पास एलएमएस इनके अपने होते हैं, अपने अपने सॉफ्टवेयर हैं, बैंक्स यूज करते हैं सैप को, बहुत सारे सिस्टम्स को। Marketing decision support system is a coordinated collection of data, systems, tools, techniques with supporting hardware and software by which an organization gathers and interprets relevant information from business and environment and turns it into a basis of marketing action. Let's say जिस आपको मोहल्लम है, मोहल्लम के ऊपर डाटा किया है, अगर किसी ने चेक करना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो कितनी बार एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है और मैं उसकी प्रोफाइल जो है चेक करना चाहता हूँ किसी स्टूडेंट की, तो मुझे पता लगेगा कि इसने कितनी बार कितना टाइम स्पेंड किया है लास्ट मंथ मोहल्लम के ऊपर, कितनी सबमिट की इसने असाइनमेंट्स, कितनी सबमिट की इसने क्विज़ेस, कितने इसने ऊपर जो है ऑनलाइन क्विज दिए हैं, कितनी इसने डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया है, कितनी चीजें इसने डाउनलोड की हैं, कौन कौन सी चीजें इसने डाउनलोड की हैं। तो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है आपके मुख्तलिफ। इसी तरह सुपरवाइजर्स को आपकी हेल्प होती है कि ये बच्चा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीजें इस तरह मार्केटिंग के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो सपोर्ट करते हैं इस तरह की चीजें यूज करने के लिए, जो हेल्प करते हैं डाटा कलेक्ट करने के अंदर, उसको एनालाइज करने के अंदर, उसको रिटेन करने के अंदर और फिर इन्फॉर्म करने के अंदर, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकें इसके अंदर। अच्छा, फिर कुछ बैरियर्स हैं जो लोग यूज नहीं करते मार्केटिंग रिसर्च। नैरो कंसेप्शन ऑफ रिसर्च, आप प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई करें या जो इशू है उसको आप नैरोली देख लें, ज्यादा आप सही तरह आइडेंटिफाई ना करें। एक्चुअली अनइवन कैलिबर ऑफ रिसर्चर्स, आप जो इसको
लेट से जिसने इसका क्वेश्चन डिवाइस किया है, इसको एनालाइज कोई और कर रहा है, बनाया क्वेश्चन किसी और ने था, एक के पास उसकी लॉजिक या रैशनल जो है वो कुछ और था, और जो उसको एनालाइज करने जा रहा है उसको समझ नहीं आएगी कि इसके अंदर क्या। तभी जब आप डिफेंड करते हैं अपनी थीसिस वगैरह या कुछ चीज, तो जब देखो कि वो जो सारे लोग बैठे होते हैं वहां पे वो काफी पढ़े लिखे होते हैं, अब फिर भी उनको क्यों पूछना होता है, चीजों के बारे में पता चलना होता है, मतलब ये कि आपने उस चीज के ऊपर काम किया है, आपको उनका पता है चीजों का, और उन्होंने शायद उस तरह डिटेल से उस चीज को गो थ्रू नहीं किया होता, तो आप उनको बताते हैं जी ये इस तरह है और ये यहाँ पे और ये इस तरह चीजें हुई है। तो क्योंकि आपने उस पर काम किया हुआ होता है, आप उनको फिर समझाते हैं कि ये कैसे होगा। तो अगर समझाए बगैर करने से आपको वो फेल कर दें, उनको चीज समझ अगर ना आए, तो अनइवन कैलिबर ऑफ रिसर्चर्स है इसके अंदर, पुअर फ्रेमिंग ऑफ द प्रॉब्लम है, लेट और ओकेजनली एररोनियस फाइंडिंग है, अपनी गलत फाइंडिंग आ जाए, कुछ भी इसमें वजह हो सकती है, रिस्पोंडेंट की बायसनेस, रिसर्चर की बायसनेस, टाइपिंग एरर, और भी आइटम्स गलत सिलेक्ट किए, रिलायबिलिटी वैलिडिटी शायद आ गई हो फिर भी कर ली, रिलायबिलिटी वैलिडिटी शायद की ना हो, चेक ही ना की हो, तो मुख्तलिफ चीजें इसके अंदर हैं। पर्सनैलिटी और फिर प्रेजेंटेशन के डिफरेंसेस भी इसके अंदर आते हैं कि आपने कम्युनिकेट भी करना होता है कि आम बंदे को कि इसका क्या फाइंडिंग हुई है। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि बेटा सिग्निफिकेंट आया है या सिग्निफिकेंस लेवल मेरा 5% था और इतनी प्रोबेबिलिटी थी, मैंने ये यूज किया तो सिग्निफिकेंट लेवल आ गया, नल हाइपोथेसिस ये था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये था, ऐसे आप उसको नहीं बताते। आपने उसको जो उसको समझ आती है ऑडियंस को, आपने उसकी तरह उसको बताना होता है। आपने क्या पास्ट में कभी मार्केट रिसर्च गलत नहीं हुई? जी, मार्केट रिसर्च कई बार पास्ट में गलत हुई है, गलत साबित होती है। कई बार आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और जो है वो बैकफायर कर देती है एक चीज या जो आपने किया होता है। जिस तरह आपके सामने ये सामने पोस्टर है, 1970s के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल मार्केटर थे, उन्होंने जनरल फूड्स, जो जीएम की एक ब्रांच थी, उन्होंने जनरल फूड्स को छोड़ा, वो सीईओ थे उसके अंदर, और उन्होंने कोशिश की कि वो हॉलीवुड के अंदर जाएं और हॉलीवुड में बताएं कि जी मार्केट रिसर्च का कितना बेनिफिट है, आपने फिल्म रिलीज करने से पहले ही आप देख लें कि ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो उन्होंने ये उस वक्त प्रपोज किया, और इत्तेफाक से जो एक स्टूडियो था, फिल्म स्टूडियो, उन्होंने एक साइंस फिक्शन फिल्म जो है उन्होंने प्रपोजल उनको दे दिया, और उन्होंने कहा जी रिसर्च करें, प्रेडिक्ट करें कि इसकी सक्सेस होगी या फेलियर, तो इसको चेक करने की कोशिश करें। वो जीएम से आए हुए थे, जनरल मोटर से आए हुए थे, जनरल फूड्स के वो सीईओ रहे थे, उन्होंने कोशिश की इसके ऊपर, पूरी रिसर्च की, सारा कुछ किया, मार्केट रिसर्च की, और उन्होंने अल्टीमेटली फाइनली कंक्लूड किया कि ये जो है फेलियर होगा इसका, ये कामयाब नहीं रहेगी टारगेट मार्केट के अंदर या मार्केट के अंदर। लेकिन वो गलत साबित हुए। जो वो कह रहे थे कि फिल्म फेल करेगी, वो फिल्म जो थी वो स्टार वॉर्स थी, जो उस वक्त एक्चुअली $4.3 बिलियन उसने जो है वो कमाया अकेले। स्टार वॉर्स के बारे में प्रेडिक्ट किया गया था कि वो फेल होगी। एक जीएम के पुराने सीईओ ने, इनको लगता था कि मार्केट रिसर्च जो है अल्टीमेटली आपको सक्सेस और फेलियर बता सकती है, डिटरमिन कर सकती है। तो 4.3 बिलियन जो है अर्न किया उस वक्त स्टार वॉर्स ने, और वो सक्सेसफुल रही, और उसके सीक्वल्स भी बहुत सारे हैं, आज तक जो है वो चल रही है। तो कई बार जो है वो इन्फॉर्मेशन जब को मिलती है वो सही नहीं होती, जो स्ट्रेटेजी या मेथड आप यूज करते हैं वो सही नहीं होती। लेकिन क्या इसका मकसद है कि हम वो यूज ना करें? नहीं, ऐसा इसका मकसद नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि आप एंगल जो है वो डिफरेंट देख रहे होते हैं। उन्होंने उसको एज ए साइंस फिक्शन के तौर पे लिया होगा, उसको सही तरह कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं किया, ऑपरेशनलाइज नहीं किया चीज़ों को। कई बार चीज़ लव के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, लॉस के बारे में, रिडेम्पशन के बारे में होती है, और वो उसको सिर्फ साइंस फिक्शन लेके चल रहे थे और लोगों की हैप्पीनेस से उसको शायद रिलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो शायद वेरिएबल्स की सिलेक्शन जो थी वो सही नहीं थी। तो फिलहाल मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, वैसे भी लेस देन 1 मिनट रह गया हुआ है। हम इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। आप लोग जो है वो नमाज की ब्रेक